टाइम फ्लाइज अवे। ग्यारह 12 महीने। स्टार्ट करें क्या फिर, या इंतज़ार करें किसी और का? 9:15 का तो हाँ जल्दी आना उत्पाद है। तो बोलेगा जो मई जून में गर्मी है। आपके यहाँ तो क्या कहते हैं और ठंड पड़ती होगी ना? सर डिपेंड करता है कहाँ पर आपको। अच्छा, आप कहाँ पर हो? मेरा डिस्ट्रिक्ट चांगलांग है। हाँ, तो वहाँ पर है चांगलांग कहाँ पड़ता है? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, किधर पड़ता है? ये आपका तो ईटानगर जैसे कैपिटल है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ से 7 आवर्स लगेगी 7 आवर्स ईस्ट वेस्ट? पहुँचने के। नहीं नहीं, किस डायरेक्शन में? ईस्ट वेस्ट पे पड़ेगा मेरे ख्याल से, बर्मा के पास में। तो ईस्ट हो गया ना उल्टा? हाँ ईस्ट हो गया, सॉरी। हाँ, ईटानगर के ईस्ट। देरी होता है। अपना घर हो जाता है। ए, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट बर्मा बॉर्डर की वेरी क्लोज है। अनिनी पर बर्फ गिरता है। हैं? हाँ, वो अनिनी बोलते हैं। एल्टीट्यूड है उधर। एल्टीट्यूड से ऐसे तो वहाँ पे बर्फ बहुत गिरती है। वहाँ से चाइना बोलते हैं। मसूरी में भी पड़ने लगी है। इसकी वजह से ना। हाँ, रुके नहीं। निकल बोल रही थी ना कि इसके अंदर। आप गए सर नॉर्थ ईस्ट पर? मैं बस कश्मीर गया हूँ और लद्दाख। नॉर्थ में पड़ता है? हाँ क्या? नॉर्थ में पड़ता है? नहीं नहीं, मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ। मैं अरावली में गया था। अब अरावली पहाड़, अरावली पहाड़ ये स्कूल था। अरावली पहाड़ थोड़ी होते हैं। अरावली तो यहाँ दिल्ली में मिल जाते हैं। नहीं, जो राजस्थान वाले अभी भी थोड़े ऊंचे ऊंचे हैं। हाँ, जगह है। अरावली रेंज, एक है। रेंज की बात हो रही है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक चलता है। जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के पास बारिश हो जाती है। हाँ, ये याद है। हिमालय की वजह से चाइना के पास नहीं जाती। पेज नंबर 1 to पेज नंबर 11 फाइल प्रिंट। ना ना, कर दो। और किसी को मिलेगी? हाँ, आगे दो लोग को क्या है? तो आज हम ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो वो आई। वो किसी नहीं तो सुना लिया। नहीं, वो नहीं आती, आलू खा लेती है।
आगे कहाँ से खा ली तब बैग दोस्त नहीं आते हैं बाहर वो आती है 10 ब्रेकफास्ट किस लिए बना दी जाती है वहाँ पे? बाकी को लेट है बस मुझे किचन में दूसरा काम क्या कर सकता है रात को ब्रेक करूँगा सुबह गलत बनाओ स्टोव पे जो पास में रहता तो वो आपको बता देता मैं पास में रहता तो मैं आके खाता ये जनरल क्वालिटी ये सिखाता है 2-3 दिन से ना मैम नहीं आ रही हैं जो अपलोड करती हैं बड़ी। हाँ दिक्कत हो रही है यार मेरे को बड़ी। अगर अपलोड होते रहे ना नोट्स तो काफ़ी कुछ ऐसा है कि उसमें से पढ़ के मतलब आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, मैं रेफ़र कर दूँ। चलो कल तक हमने क्या क्या कर लिया था वैसे? कहाँ तक पहुँचे थे हम, क्या क्या कर रहे थे? साउंड कर रहे थे। एयर में की बनी होती है स्टील लास्ट कोई हाँ ठीक है, ये बोला था ना। ठीक है, अब यहाँ पे ना साउंड एक अच्छा तरीका होता है एक्चुअली ये समझाने की वेव है क्या, इसलिए हमने साउंड स्टार्ट करा था। हमें एक चीज़ और समझनी है कि वेव एक्चुअली 3 टाइप की हो सकती है। यहाँ पे तो हमने क्या करा कि ये जो वेव है, वेव को हमने किस तरह दिखाया, ये जो क्रिस्टल ट्रफ बन रही थी ये किस चीज़ के क्रिस्टल ट्रफ थे, मैंने यहाँ पे क्रिस्टल ट्रफ बनाया और ये साउंड के हाँ साउंड की वेवलेंथ तो ठीक है, बट मतलब यहाँ तो हमें कंप्रेशन दिख रहा है ना, वो उसका ग्राफ किस चीज़ का बन गया फिर वो? नहीं साउंड के लिए ही हमने क्रेस्ट एंड साउंड में, साउंड एक वेव है तो वो क्रेस्ट एंड ट्रफ देगा, तो वो क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? वेवलेंथ नहीं मतलब क्रेस्ट क्या है, ये है एक्चुअली, नहीं वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ तो इतना हो गया। हाँ डिस्टर्बेंस सिग्निफाई कर रहे हैं, है ना, डिस्टर्बेंस ऑफ व्हाट? मीडियम। हाँ मीडियम, हाँ मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है ना, और डिस्टर्ब हो रहा है तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? प्रेशर, है ना। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि अगर मान लो इस वाली चीज़ को मैं थोड़ा सा, हाँ कि कहीं पे लो हो गया, कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे लो हो गया, कहीं पे ज़्यादा हो गया, है ना। मान लो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया था, ठीक है, और इन डब्बों को हटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, और ये है रेयर मटेरियल, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे वापस रेयर हो गया, और यहाँ पे वापस कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसा है कंप्रेशन रेयर, कंप्रेशन रेयर, कंप्रेशन, ठीक है। ये क्या है? ये डिस्टर्बेंस है, क्योंकि पार्टिकल नेचुरली क्या रहना चाह रहे थे? एकदम बराबर रहना चाह रहे थे, राइट। अब वो हो क्या गया कि डिस्टर्बेंस की वजह से सेग्रीगेट हो गए, है ना। हाँ जी, नहीं यहाँ पे एंट्रोपी का इतना कोई रोल नहीं है। एंट्रोपी का वैसे हर जगह रोल होता है, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट कोई रोल नहीं है ना, कोई मेजर रोल प्ले नहीं कर रहे। हम बस क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पे अगर ये अगर ग्राफ है ऑफ प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस, अगर ये प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है, वैसे ही ऐसा एक नॉर्मल सेंस में बस सोच कर बताओ, ठीक है। एक ये सिर्फ आप अपने एप्टीट्यूड लगाओ, बस क्या कि यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ किस तरीके से बनना चाहिए? यहाँ से मैं इस प्रेशर को ऊपर ले जाऊँ या नीचे, क्या करूँ, है ना। पहले ऊपर जाएगा ना, क्योंकि प्रेशर हाई है इस जगह पे, है ना। फिर नीचे जाएगा, लो हो गया, फिर हाई कर दें, फिर लो कर दें, फिर हाई कर दें, ठीक है। ये है वेव। तो साउंड वेव है क्या? यहाँ पे क्रेस्ट एंड ट्रफ हम क्या दिखा रहे हैं? ये एक्चुअली प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ पे हम दिखाते हैं, आप समझ रहे हैं। तो क्या क्रेस्ट है? डिस्टेंस बिटवीन, आई मीन वेवलेंथ क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव हाई प्रेशर जोन्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लो प्रेशर जोन्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है वेवलेंथ। हमने
कल हर जो भी चीज़ वेव है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, है ना। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने कल नोट करे थे, क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? हाँ, है ना। तो व्हाट इस केस में व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? हर मतलब साउंड वेव को ना सोचने की कोशिश करते हैं किस तरीके से एक्चुअली ये वेव है, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? व्हाट वाज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या था यहाँ पे डेफिनेशन? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है ये एक किस्म की, है ना। तो मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द मीन पोजीशन या मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कह सकते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है? सर वो जहाँ पर बाहर बनना है ना। और ये क्या चीज़ दिखा रहा है ये एम्पलीट्यूड? व्हाट डज दिस पॉइंट सिग्निफाई? डेविएशन कितना, डेविएशन किस चीज़ में? डिस्टर्बेंस। हाँ, प्रेशर में। कि नॉर्मली प्रेशर कुछ रहना चाह रहा था, बट हमने क्या करा कि कुछ जगह पे कंप्रेशन ज़्यादा कर दिया, कुछ पे रेयरफैक्शन ज़्यादा कर दिया। इस वजह से क्या हुआ? एम्पलीट्यूड क्या दिखा रहा है? मीन पोजीशन से नॉर्मली जो प्रेशर होना चाहिए था वहाँ से कितना डेविएशन हो गया है। या तो लो प्रेशर हो गया या हाई प्रेशर हो गया। वो जो हाई प्रेशर है वो अपने नेक्स्ट पार्टिकल को पुश करेगा, वो अपने नेक्स्ट पार्टिकल को पुश करेगा, वेव प्रोपगेट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, हमें पता लग गया कि फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितनी बार ये हो रही है, ये हमें समझ आ गया। एम्पलीट्यूड समझ आ गया, वेवलेंथ समझ आ गया, और क्या था? स्पीड, वेलोसिटी। एक डिस्टरबेंस, ये हाई प्रेशर है, वो आगे कैसे ट्रेवल करेगी, कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी, सिंपल सर इसके इनिशियल जीरो है। इनिशियल जीरो रहेगा ना। नहीं, एक बार आपने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी ना, वो उसी स्पीड से जाएगी। देखो ये जो साउंड की स्पीड है, ये सिर्फ साउंड की स्पीड नहीं है, ये स्पीड है डिस्टरबेंस दैट कैन ट्रेवल इन साउंड, एनी काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। यूनिफॉर्म में रहेगी शुरू से, हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी। और किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है ये? मीडियम मीडियम पे। और मीडियम की किस प्रॉपर्टी पे? डेंसिटी। डेंसिटी पे। मीडियम कितना डेंस है, जितना डेंस, मैंने बताया ना, एयर को आप कंप्रेस कर दो, वही एयर तेज प्रोपगेट करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि एयर की स्प्रिंगीनेस बढ़ जाएगी ना। ये हो क्यों रहा है? ये डिस्टरबेंस ट्रेवल क्यों कर रही है? क्योंकि कंप्रेसिबल है एयर, है ना। यहाँ वाले पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को पुश कर रहे हैं, वो नेक्स्ट पार्टिकल को पुश कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा स्प्रिंगीनेस उतना ज़्यादा तेज। स्टील में सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं पार्टिकल, तो उसकी स्प्रिंगीनेस सबसे ज़्यादा है। हमें कैसे पता? उसको स्प्रिंग में ज़रा डालो, आप यूँ वाइब्रेट करके देखो कितनी तगड़ी वाइब्रेट करती है, उसमें स्प्रिंगीनेस है, क्योंकि वो मीडियम ही रिजिड है ना। ये एयर की स्प्रिंगीनेस है। हमें कैसे पता है एयर स्प्रिंगी होती है? एक पिस्टन का एक्सपेरिमेंट ले लो, है ना, और इसको यूँ दबाओ, वो पिस्टन ऊपर नीचे होगी, ठीक है। मतलब एयर में है स्प्रिंगीनेस, राइट। वो स्प्रिंगीनेस है जो कि इसको स्पीड को, मतलब इसको जो साउंड को है स्पीड दे रही है ना। मतलब एक अल्टीमेट स्पीड इस चीज़ की होती है। यस, वही तो हो रहा है कि यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, तो मतलब यहाँ पे इस एयर पैकेट में एनर्जी स्टोर हो गई। नाउ इट वांट्स टू रिलीज इट एंड देयरफॉर द डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स, है ना। हर कोई चीज़, ये प्रेशर हाई हो गया ना, ये अपनी मीन पोजीशन पे आना चाह रहा है, ये लो हो गया ना, ये अपनी मीन पोजीशन पे आना चाह रहा है। सारी वेव में एक कैरेक्टरिस्टिक आपको कॉमन मिलेगी, हर कोई चीज़ अपनी मीन पोजीशन पे आना चाह रही है, और इस वजह से डिस्टर्बेंस ट्रेवल हो रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इस मदद से हम कुछ और टाइप ऑफ वेव लिखना चाहेंगे, है ना। ये तो हमने जो समझा है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन कल हमने एक और वेव देखी थी जो कि थी नहीं, एक अभी देखते हैं, और किसी पे हम साउंड को नहीं और कोई नहीं, यही तरीका है। ये क्या है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी किस तरीके से स्टोर्ड है? प्रेशर के फॉर्म में, एंड देयरफॉर दिस एवरी लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ प्रेशर वेव इन फैक्ट। सारा ज्योग्राफी किस किस का हुआ है यहाँ पे? बस आपका हुआ है और किसी का नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ पे हम पढ़ते हैं एस वेव, पी वेव, है ना। और क्या होता है कि एक ना, मैं वैसे आपको हिंट दे देता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है, कि जैसे आपको पता है हमें कैसे पता लगा कि हमारे अर्थ में एक कोर है ना, ये क्रस्ट है, मेंटल है, ये कैसे पता लगा हमें? हमने तो अंदर जाकर देखा नहीं। डीपेस्ट होल कितना गया आपको पता है? हमने आज तक डीपेस्ट होल करा है 12 किलोमीटर, बस 7 किलोमीटर तक डीपेस्ट गोल्ड माइन की वेन्स गई हैं,
ठीक है, लेकिन वो बहुत रेयर चीज़ है। हमने जो होल करा है वो है 12 किलोमीटर तक बस, और वो कोला डीप फील्ड माइन ऐसे करके रशिया में है एक। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, वो स्पेस रेस जब चल रही थी ना, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया कि हम ऊपर छोड़ो, नीचे सबसे पहले जाएंगे। उन्होंने सोचा था पूरी क्रस्ट पार करके एटलीस्ट मेंटल से कुछ उठाकर लाएंगे। जब वो क्रस्ट के 12 किलोमीटर नीचे पहुँचे और टेम्परेचर इतना बढ़ गया, उनकी जो ड्रिल बिट्स हैं वो फेल कर गई, है ना। तो हमें तब पता लगा कि हम कितना कम समझते हैं अपने क्रस्ट को। लेकिन हम क्रस्ट, उन्होंने नीचे जाने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले हम जानते थे कि अंदर मेंटल है और कोर है, और एकदम सर्टेनिटी के साथ जानते हैं। ऐसा कैसे, ऐसा क्या मिल गया हमें कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं अंदर है ही एक कोर। कभी पूछा अपने टीचर्स से जिन्होंने बताया आपको कि अंदर हाँ, वॉल्केनिक इरप्शन। नीचे जब अर्थ को हम पढ़ते हैं ना, दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, कुछ डायरेक्ट सोर्सेज, कुछ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो ये हो गया जैसे कोला माइन से मिले या वॉल्केनिक इरप्शन से, ठीक है। बट हाँ, लेकिन बट हाँ बिल्कुल, बट हमें अगर वॉल्केनिक इरप्शन से भी अगर कुछ मिल रहा है, वो क्या चीज़ है? वो ज़्यादा मेंटल की हीट ने पंचर कर दिया होगा क्रस्ट को, कुछ बाहर आगे ज़्यादा मेंटल की चीज़ मिलेगी। कोर तो हम फिर भी नहीं बता सकते। हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि हम इतनी सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं कि कोर है, उसमें भी हम कह रहे हैं कि छोड़ो, कोर भी है और एक इनर कोर भी है। हम कह रहे हैं कि आउटर कोर है लिक्विड, इनर कोर है सॉलिड। हमें उसकी स्टेट भी पता है, उसका टेम्परेचर भी पता है। उसका हीट टेम्परेचर का जो ये ऐसे पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि होते हैं अर्थक्वेक्स, ठीक है। कहीं पे भी अर्थक्वेक होते हैं, हम नहीं कह रहे कि क्यों, किस वजह से होते हैं। एक प्लेट किसी दूसरी प्लेट पे चढ़ रही है, पहाड़ बन रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, और किसी वजह से अर्थक्वेक आ रहा है, जैसे भी आ रहा है हमें नहीं पता, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस है एक वेव, ठीक है, और ये वेव ट्रैवल करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्रस्ट ने ऊपर नीचे करा तो उसका नेक्स्ट इमीडिएट जो मीडियम है वो भी डिस्टर्बेंस चारों तरफ जाएगी, ठीक है। और ये वेव हमें पता है कि अर्थक्वेक जैसे यहाँ कहीं आया और हैवी अर्थक्वेक आया, हमने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया क्रस्ट पे। दिल्ली में आया अर्थक्वेक, उत्तराखंड में डिटेक्ट हो गया, चाइना में डिटेक्ट हो गया, वो तो चलता है। हमारे पास इतने अच्छे सिस्मोमीटर हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, हम यहाँ तक भी डिटेक्ट कर सकते हैं। वो पूरा अर्थक्वेक क्या है, पूरे अर्थ को हिलाता है ऑलमोस्ट। वो बात अलग है कि जितना दूर जाएगा उसकी एनर्जी उतना डिसिपेट हो जाएगी, उतनी महसूस नहीं होगी, लेकिन कुछ वाइब्रेशंस फिर भी हमें मिल जाती हैं। इन वाइब्रेशंस को हम स्टडी करते हैं कहाँ जा रही हैं, और हमने ये देखा है कि ये जो वाइब्रेशन है इस जोन से इस जोन तक और इस जोन से इस जोन तक, अच्छा 2-3 टाइप की वाइब्रेशन होती है हमारे सिस्मोग्राफ पे। जब आप वो पढ़ोगे ना ज्योग्राफी, तब हम देखेंगे कि जब अर्थक्वेक आता है, एक तो हाई फ्रीक्वेंसी की छोटी वाइब्रेशन आती हैं, और फिर लो फ्रीक्वेंसी की बड़ी वाइब्रेशन आती हैं, ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे डाई डाउन हो जाते हैं। इस तरीके से होता है, ठीक है। ये जो छोटी फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा स्प्रिंगी है, मतलब ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड, मतलब ज़्यादा डेंस मटेरियल है ना। ये वाली वाइब्रेशन ज़्यादा दूर तक चलती हैं, इसमें एनर्जी कम है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये थोड़ा देर तक, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर मिलें, ठीक है। अब देखो ये जो वाइब्रेशन है ना, ये ट्रैवल करेगी, और हमें एक चीज़ पता लग रही है कि इस तरीके से ये ट्रैवल कर रही है सारी वाइब्रेशन, इस तरीके से। हमें हर जगह पे अर्थक्वेक मिलता है, लेकिन इस जोन में अर्थक्वेक कभी नहीं मिलता, ठीक है, कभी नहीं मिलता यहाँ पे अर्थक्वेक। मतलब जब भी कहीं पे भी डिस्टर्बेंस आया है, वहाँ पे आप 142 डिग्रीज का एंगल ले लो, एक 180 समथिंग डिग्री का एंगल ले लो, 140 से 180 के बीच में आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, अर्थक्वेक ही नहीं मिल रहा कहीं पे भी। यहाँ पे अर्थक्वेक आया तो इस जोन में नहीं मिलेगा, यहाँ पे आया इस जोन में नहीं मिलेगा, यहाँ पर आया इन दोनों जोन में नहीं मिल रहा अर्थक्वेक। बट अगर नहीं मिलना था तो पूरे में नहीं मिलना था, यहाँ पे मिल रहा है अर्थक्वेक। आप समझ रहे हो, जब भी कहीं पे अर्थक्वेक आया, यहाँ पे तो रजिस्टर हो रहा है वो फ्लक्चुएशन, यहाँ पे हो रहा है, लॉजिकल है, यहाँ पर नहीं हो रहा, ये इलॉजिकल लग रहा है। ये हमें कैसे पता लगा? अब क्योंकि ये एक वेव है, साउंड एक वेव है, डिस्टर्बेंस एक वेव है। ये क्या है? अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक को आप साउंड वेव की तरह ट्रीट कर सकते हो,
है ना, वो क्या है, वो एक डिस्टर्बेंस ही तो है। मैंने क्या बताया, जो साउंड की स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड नहीं है एक्चुअली, वो स्पीड ऑफ डिस्टर्बेंस है थ्रू दैट मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज नॉट स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, इट इज द स्पीड ऑफ डिस्टर्बेंस इन स्टील। earthquake is a disturbance like any other wave, it would travel through this medium, है ना। और ये जो ट्रैवलिंग हुई, एक ये वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई करेगा जो एक वेव करती है। जैसे बेसिक लॉज हैं दो, क्या कि रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन को सेटिस्फाई करेगा। रिफ्रैक्शन मतलब कि एक वेव आई इस मीडियम से, अब डेंसर मीडियम हो गया तो जाना शुरू करेगी। डेंसर मीडियम है तो ऐसे ऐसे आकर ऐसे जाएगी, थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा बट वो जाएगी, ठीक है। अगर हम ये वो सारा कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे वेव मिल रही है, कि यहाँ वाली वेव क्या है, एक डेंसर मीडियम में ज़रूर एंटर हुई होगी और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई होगी, और यहाँ आने के बाद ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो गई होगी, और इस वजह से हमें पता लग रहा है क्या कि ऐसा कुछ हो रहा है कि इसके बीच में तो आपको वेव मिल रही है, यहाँ पे आ रहा है शेडो जोन, ठीक है। तो मतलब यहाँ एकदम से कुछ डेंस आ गया है, उसको हमने कोर नाम दे दिया, ठीक है। फिर हमने ये चेक करा कि अगर ये कोर है इतनी सारी डेंसिटी के साथ ऐसी स्टेट क्या होगी, हमने पता लगा ये लिक्विड होगा ज़रूर, ठीक है। और ये साउंड वेव लिक्विड से भी ट्रैवल कर जाती है ना, तो हमें पता लगा ये। बट ये जो एस वेव है ना, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आप देखेंगे ये एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव है। ये जो स्ट्रिंग के ऊपर हम यूँ करते हैं वो वाली वेव है ये। और लिक्विड में ये वाली वेव नहीं चल सकती, लिक्विड में सिर्फ ये पुश वाली वेव चल सकती हैं, ठीक है। वो सॉलिड वाली वेव होती हैं जो ऐसे करके चल जाएंगी, ठीक है। इनफैक्ट आपने कभी अगर बहुत लंबी रेलवे की लाइन देखी हो, है ना, वो एक जगह से अगर वो गिरा है, या स्टील का बार है वो एक जगह से गिरा है, वो ट्रैवल करता है वो डिस्टर्बेंस, है ना। एकदम रॉक के अंदर भी ये वाला डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है, वो वाला डिस्टर्बेंस है ये। अब ये डिस्टर्बेंस इस पूरे जोन में ही ट्रैवल नहीं कर रहा। अगर इस पूरे जोन में ट्रैवल नहीं कर रहा मतलब उसने ज़रूर कोई लिक्विड एनकाउंटर करा होगा, इसलिए हमें पता लगा ये चीज़ लिक्विड है। तो हमें ये भी पता लग गया कोर भी है, ये भी पता लग गया कोर लिक्विड भी है। कैसे पता लगा? वेव की प्रॉपर्टीज़ की वजह से। आज समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब दो टाइप की वेव हैं हमारे पास, हैं और क्या, आउटर कोर लिक्विड है, हाँ वो छोड़ो ना, अपन को आउटर कोर से ज़्यादा मतलब है। क्यों? क्योंकि जो आपकी ज्योग्राफी की किताब है उसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से दिया, उन्होंने वेव्स को ठीक से समझाया नहीं। बस अगर वो साइंस और ज्योग्राफी को जोड़ दो मज़ा आ जाता, फिर आप कभी नहीं भूलते। लेकिन सर 11th क्लास की ज्योग्राफी आर्ट्स में आती है, इसीलिए ये तो हमारे पूरे देश की विडंबना है। हाँ, लोग साइकेट्री पढ़ते हैं साइंस के साथ नहीं, कभी वो आर्ट के साथ पढ़ लेते हैं। आर्ट्स के साथ ऑप्शन ले देते हैं। साइकोलॉजी के लिए साइंस की स्ट्रीम नहीं चाहिए थी, हैं? आर्ट्स की स्ट्रीम सही कर सकते थे। हाँ वही तो, ये कितनी अजीब बात है। लेकिन सर इस साल से हो गया। हाँ इस साल से हो गया है, मतलब आप सोचो ना हम कितना लेट हैं, हम कम से कम 50 साल लेट हैं ये समझने के लिए कि यहाँ साइंस होनी चाहिए। ऐसी ज्योग्राफी क्यों भाई, यहाँ पूरी फिजिकल ज्योग्राफी साइंस से एक्सप्लेन हो जाती है। अगर आपको साइंस आती है ना, ज्योग्राफी कहीं नहीं ली, पूरी ज्योग्राफी आती है आपको। कोई आर्ट्स वाला आपको इतना बेहतर समझा ही नहीं पाएगा अगर आपको साइंस आती है तो, है ना। इनफैक्ट हिस्ट्री है, हमारे स्कूल में हिस्ट्री की जगह अल्टरनेटिव मैथ था केंद्रीय विद्यालय में। किस में? आर्ट में? हाँ, ह्यूमैनिटीज में। मैथ इज एक्चुअली एन आर्ट। ठीक है, तो अब ऐसा लिखते हैं, हम दो टाइप की वेव्स लिखते हैं। हम ना क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स लिखते हैं। अभी तक हम जो जितना भी समझे हैं इसकी मदद से ना वेव्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, हाँ 142 105, मेरे को एंगल याद नहीं आ रहा था। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, सबसे पहले बेस्ड ऑन प्रोपोगेशन।
बेस्ड ऑन प्रोपोगेशन हमारे पास दो टाइप की वेव होती हैं। एक तो हो गई लॉन्गिट्यूडनल, ये कल लिखवाया था कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, नहीं लिखवाया ना, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा ये ना, ये जो प्रॉपर्टी है लॉन्गिट्यूडनल और ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव्स की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ब्रैकेट में मैकेनिकल वेव लिख लो, मैकेनिकल वेव ब्रैकेट में मैकेनिकल वेव लिखिए। जब मैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स समझा दूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। तो या पहले मेरे को ये बताना चाहिए मैकेनिकल वेव क्या होती हैं। अच्छा बस इतना मानो कि मैकेनिकल वेव क्या है, जो जिनको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, वो किसी फोर्स की वजह, मीडियम के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, या तो प्रेशर का फोर्स लग रहा है ना, कि क्या है कि ये इसको हम मैकेनिकल वेव कहेंगे, क्योंकि मैकेनिकल वर्क हो रहा है ना एयर के ऊपर, प्रेशर बढ़ गया तो मैकेनिकल वर्क है, हमने प्रेशर मतलब एयर को प्रेशराइज कर दिया किसी जगह पे। ऐसे ही स्ट्रिंग के ऊपर अगर फोर्स है, अगर कोई बंदा स्ट्रिंग पकड़ के यूँ खड़ा है और इसको ऊपर नीचे कर रहा है ना, और इसकी वजह से यहाँ पे वेव आ रही है। अब ये क्या है कि स्ट्रिंग की टेंडेंसी है कि इट वुड लाइक टू बी एट द सेंटर, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जब सेंटर पे आने की कोशिश कर रही है, इसका नेक्स्ट पार्टिकल रेज हो जा रहा है, ठीक है, वो ऊपर उठ रहा है, वो जब सेंटर पे आने की कोशिश कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्टिकल रेज हो जा रहा है। बट व्हाट इज हैपनिंग इज द पार्टिकल्स आर पुलिंग इट्स मतलब देमसेल्व्स टू द मीन पोजीशन, दैट्स व्हाई द वेव इज प्रोपगेटिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब है मैकेनिकल वेव, बिकॉज दीज वेव्स आर अकरिंग ड्यू टू मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेज टू बी एट देयर मीन पोजीशन, है ना। हर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की कोशिश करते हैं सारे सब्सटेंसेस, इसकी वजह से प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये सब है मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव दो टाइप की हो सकती हैं, एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल, व्हेन, इस पे लिखो कि व्हेन द वाइब्रेशंस और द डिस्टर्बेंस, ब्रैकेट में और द डिस्टर्बेंस is in the direction of propagation of wave. हाँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो जैसे साउंड वेव हो गई, साउंड वेव क्या कर रही है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है, ये जो पार्टिकल है ये क्या किस तरीके से वाइब्रेट करेगा, जब कंप्रेशन हो चुका होगा तो फोर्स उस डायरेक्शन की लग रही होगी, इसकी खुद की डायरेक्शन इस साइड में होगी, फिर ये उस साइड को जाएगा, जब हाई प्रेशर यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर की साइड, जब वहाँ पे हाई हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से पार्टिकल्स आ रहे हैं, फिर ये वापस अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव का कोई पूछेगा कि भाई साउंड किस डायरेक्शन में चल रही है, आप क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन में चल रही है, राइट, और उसी डायरेक्शन में मूवमेंट है पार्टिकल्स का, है ना। तो जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में प्रोपगेशन ऑफ वेव हो, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। बट ये हमेशा केस नहीं होता। स्ट्रिंग वाला जो केस है इसमें हम ऊपर नीचे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, हम इस पार्टिकल से पूछेंगे भाई आप कहाँ जाना चाह रहे हो, ये नहीं बोलेगा कि हम यहाँ जाना चाह रहे हैं, पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा, क्या जा रही है, एनर्जी, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है यहाँ, है ना। बट वेव कहाँ जा रही है, कोई पूछेगा वेव कहाँ जा रही है, वेव इस डायरेक्शन जा रही है ना। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, है ना, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव लिखो, व्हेन द वाइब्रेशन of the particle, yeah, vibration of the disturbance is perpendicular to the direction of propagation of wave. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव भी आप लिख सकते हो,
मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली मैटर वेव्स। अच्छा नहीं, एक और हम थोड़ा सा डिस्टिंक्शन लिख देते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रेशर वेव्स। ठीक है, ऐसा ट्रांसवर्स वेव के लिए नहीं कह सकते, ये प्रेशर वेव्स नहीं है। ठीक है, प्रेशर वेव कैसे कि व्हाट इज कॉजिंग प्रेशर डिफरेंस की वजह से ट्रैवल कर रही है ना। नॉट ओनली हेयर, आप अगर स्टील अगर ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, स्टील रॉड में भी अगर आप देखेंगे तो भी एक्चुअली क्या है कि माइक्रो प्रेशर डिफरेंसेस हैं जो कि उसको ट्रैवल करा रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे जो हमने देखा था, यहाँ पे ये जो वेव ट्रैवल कर रही है अर्थक्वेक के फॉर्म में, तो भी क्या हो रहा है कि रॉक स्ट्राटा इज बीइंग पुश्ड इनटू इटसेल्फ, है ना, और रॉक अपने आप में कंप्रेस हो रहा है जिसकी वजह से वो कंप्रेशन का डिस्टर्बेंस है जो आगे जा रहा है, तो वहाँ पे भी प्रेशर ही है ये। इनफैक्ट इसलिए इस वेव को हम पी वेव बोलते हैं, ये प्रेशर वेव है। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ना, इसका नाम ही होगा पी वेव। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि पी वेव वैसे प्रेशर वेव के लिए है, इसलिए है क्योंकि प्राइमरी वेव भी है। ठीक है, बट ये प्राइमरी इसलिए क्योंकि सबसे पहले मिलती है हमें सिस्मोग्राम पे। ठीक है, तो एनीवे, तो ये है मैकेनिकल वेव्स। क्या, एक तो लॉन्गिट्यूडनल हो गई या ट्रांसवर्स हो गई, और दोनों ही वेव बाय ये डिस्टर्बेंस चल रही है बाय वर्च्यू ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मैटर, एंड देयरफॉर दे नीड मटेरियल टू मूव, है ना। इनको हम मैटर वेव नहीं बोलेंगे लेकिन, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, तो एक और क्लासिफिकेशन लिखो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ये एक्चुअली टाइप ऑफ वेव ही है। ये क्लासिफिकेशन लिखो, सिर्फ क्लासिफिकेशन हो गई, काफ़ी है। हम ओवरऑल जितनी भी वेव्स हैं ना उनको क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ही है कि 3 टाइप ऑफ वेव हो सकती हैं। सबसे पहला मैकेनिकल वेव, इसमें 3-4 पॉइंट। दीज रिक्वायर मटेरियल या मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। दे ट्रेवल बाय वर्च्यू ऑफ मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस, मतलब वो डिस्टर्बेंसेस जो मैकेनिकल है इन नेचर। मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस जैसे प्रेशर डिफरेंसेस या टेंशन और एंड कंप्रेशन। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या, फॉर एग्जांपल प्रेशर डिफरेंसेस, टेंशन, कंप्रेशन। टेंशन क्या होता है, यस, है ना, कंप्रेशन ये है ना। शेयर क्या होता है, शेयर कुछ पता हो, शेयर फोर्स भी एक होता है। किसी भी चीज़ पे कई सारे किस्म के फोर्स लग सकते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में कर रहे हैं ये है टेंशन, अगर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं ये है कंप्रेशन, अगर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं ऐसा, ये इसको बेंडिंग फोर्स कहते हैं ऑब्वियसली, है ना। है नहीं, ये रॉड मान लो, है कंप्रेशन, स्ट्रिंग में कभी कंप्रेशन नहीं होता, स्ट्रेन बोलते हैं। हाँ ठीक है, नहीं स्ट्रेन कुछ और है, स्ट्रेस इज फोर्स, स्ट्रेन इज हाउ मच द थिंग हैज मूव्ड, ठीक है, वो अलग है, हम वो नहीं कह रहे। फिर एक फोर्स होता है कि अगर आप यूं दो और यूं दो तो हो रहा क्या है कि आपने एक फिशर प्लेन बना दिया, इसके अलावा आप यूं काटने की कोशिश कर रहे हो उसको। आपने कभी देखा है वो लोहा काटने वाले जब घर बनाने आते हैं वो लोहा काटते हैं, कैसे काटते हैं कि एक लोहे की बार को रखते हैं यूं एक पत्थर पे, ठीक है, फिर वहाँ पे एक लोहे का कुछ ऐसा बार टाइप का रखते हैं छोटा सा, इधर एक रॉड यूं रखते हैं और ऊपर से कोई तेज से हथौड़ा मारता है और टूट जाता है। कैसे तोड़ते हैं हम कि यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ उल्टा कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं।
कि यहाँ पे हमने ब्लॉक रखा और यहाँ पे रख दिया वो सरिया जिसके ऊपर हथौड़ा मारा, तो हुआ क्या है कि यहाँ पे फोर्स पड़ा और यहाँ पे ब्लॉक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये टूट जाएगा। आपकी कैंची कैसे काम करती है कि एक सिरा यूँ जाता है, एक सिरा यूँ, है ना, तो ये क्या है, ये शेयर है। हम शेयर की मदद से कागज़ को तोड़ते हैं। मतलब जब दोनों साइड से लग रहा हो तो थोड़ा सा साइड, हाँ, हम उसको काटने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ये शेयर फोर्स है, ठीक है। तो ये मेनली 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं जो किसी भी मटेरियल पे लग सकते हैं, ठीक है। एक और फोर्स होता है, इसको कहते हैं टॉर्जन, कि आप यूं करने की कोशिश करो, ठीक है। वो किस टाइप का फोर्स है, वो इस टाइप का फोर्स है, नहीं इसको ऐसे बनाना चाहिए, हाँ हाँ, नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, वो टॉर्जन है। ये 5 ही मान लो, ये 5 ही टाइप के फोर्स हैं, किसी भी मटेरियल पे लग सकते हैं उसको फेल करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि एक मटेरियल किसी चीज़ में स्ट्रेंथ हो और किसी चीज़ में वीकनेस हो। फॉर एग्जांपल स्टील है, वो कंक्रीट जैसा मतलब कंक्रीट क्या कितना भी कंप्रेशन ले सकता है, ठीक है, उसको कितना भी कंप्रेस कर दो बहुत आसानी से फेल नहीं करता, ठीक है। लेकिन आप स्टील को यूँ करोगे उसमें बकलिंग हो जाएगी, वो बेंट हो जाएगा बार, ठीक है। लेकिन आप जब कंक्रीट को यूँ खींचने की कोशिश करोगे, उस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ दोगे, वो फेल हो जाएगा कंक्रीट। लेकिन स्टील पे जब देने की कोशिश करोगे वो स्ट्रेच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेल नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ फेल होती है, मतलब ऐसी कागज़ है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में अच्छा है, ठीक है। उसमें अगर हमने इनफ कागज़ दे दिए तो हम ईंट, मतलब 5-6 कागज़ों में ही ऐसा है कि हम ईंट लटका सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि कहाँ पे फेलियर होता है, वो शेयर स्ट्रेस नहीं बेयर कर सकता, उसको कैंची से हम काट लेते हैं आसानी से, है ना। तो एनीवे, तो ये जितने भी फोर्सेस हैं, हम ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस टाइप का, हम जो वेव है खाली इस तरीके से ट्रैवल करेगी कि क्या कहते हैं हमने यूँ कर दिया। हम ये जो टॉर्जन है, टॉर्जन की भी वेव हो सकती है। इनफैक्ट बहुत लंबी हमने कोई वायर टाइप की ले ली और यहाँ पे हमने अच्छे से मरोड़ दिया और उसको छोड़ा, और क्या होगा, वो यूँ वाइब्रेट करेगी और ये डिस्टर्बेंस आगे तक जाएगी, हैं, हाँ, स्पाइरल टाइप की, और वो आगे तक जाएगी ये डिस्टर्बेंस, है ना। जितने भी फोर्सेस हैं, आपको चाहिए क्या, ये मैकेनिकल टाइप की फोर्स चाहिए, और मैकेनिकल टाइप की फोर्स एक मैकेनिकल वेव बना सकती है। वैसे भी है कि जो जोड़े होते हैं उनको अगर बार बार ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो फिर वैसे ही रह जाते हैं, तो फिर वो उल्टे हो सुलझते अच्छा सुलझते हैं, हाँ हाँ हैं, टाइप का कुछ। हाँ, वैसे टाइप का कुछ, ठीक है। तो ये जितने भी मैकेनिकल टाइप की फोर्स हैं वो कोई ना कोई मैकेनिकल वेव बना देंगी। यहाँ जो शेयर वाली है वो क्या बनाएगी, वो ऐसी वाली वेव बनाएगी। कंप्रेशन और टेंशन वाली कौन सी बनाएगी, वो प्रेशर वाली वेव बनाएगी। स्टील के अंदर साउंड जा रही है ना। इसलिए ऐसा है कि अर्थक्वेक की इतनी टाइप की वेव्स होती हैं। क्यों, रॉक के ऊपर सारी टाइप की आप वेव लगा सकते हो, ये वाली वेव भी लगा सकते हो, ये वाली भी लगा सकते हो, ये वाली भी लगा सकते हो, है ना। इसलिए कि उसमें इतनी, मतलब जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं 3-4 किस्म की वेव्स पढ़नी पड़ती हैं हमें। क्यों पढ़नी पड़ती हैं, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि रॉक के साथ हम इतना कुछ कर सकते हैं। बंद हो गया था बीच में। अभी चल रहा है ना, चल रहा है, ठीक है। एनीवे, ये हो गई मैकेनिकल वेव। दूसरी होती हैं, लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। These are oscillating electric and magnetic fields that propagate through space. Electric and magnetic field that propagate through space. ठीक है, अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा मानो कि इसको वाइट कलर से बना, नहीं येलो बनाते हैं। किसी तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी,
ठीक है, कि ये है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, ज़ीरो हो गई, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव हो गई, फिर ये पॉजिटिव हो गई। अब फिलहाल हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा नहीं है, बट इतना समझो हम कर क्या रहे हैं, नॉर्थ साउथ को स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, कहीं बना दिया हमने नॉर्थ, कहीं बना दिया हमने साउथ। ठीक है, और उसको किसी फ्रीक्वेंसी के साथ स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रही है कि एक वेव जनरेट हो गई। ठीक है, ऐसा हम कई सारी चीज़ों के साथ कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटी के साथ भी हम ये कर सकते हैं, पता है आपको? तो सर अगर ये जो लाइन जो है, हाँ, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हाँ, ये पोल है, तो इसी को घुमाना है। नहीं, हमने यहाँ पे बैठ के, अब देखो ऐसा है कि यहाँ पे हमने नॉर्थ बना दिया पहले और यहाँ पे बना दिया साउथ। अब होगा क्या, नॉर्थ साउथ जब भी हम मैग्नेट बनाते हैं, इसके ऊपर ये मैग्नेटिज्म वाली लाइंस आती है ना, अब ये इन्फाइनाइट तक जा सकती हैं, वीक हो जाएंगी पर जाएंगी। ठीक है, हमने बनाया। अब क्या है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो लाइन जा रही होगी ऐसे जा रही होंगी। ठीक है, उसमें आ रही होंगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कितनी देर में बनती है? मान लो यहाँ पे हमने एकदम से आउट ऑफ नोवेयर हम एक मैग्नेट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में ले आए, ये शेप की यहाँ पर रख दी, कितनी देर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होंगी? जब रखेंगे मैग्नेट नहीं, इंस्टेंटेनियसली नहीं होती। इस स्पेस का इस स्पेस की इंफॉर्मेशन पास ऑन करने की एक स्पीड है, इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट एक्चुअली द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज द स्पीड ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दैट कैन पास ऑन इन द स्पेस। ठीक है, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से यहाँ पे बनेगी, फिर स्पीड ऑफ लाइट से यहाँ, और फिर स्पीड ऑफ लाइट से आगे और इन्फिनिट तक। ये स्पीड लिमिट है, स्पीड लिमिट ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द स्पेस। ठीक है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इस स्पीड से जा रही है, लेकिन फिर अगर हमने ये यहाँ तक जैसे ही पहुंची, ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म जैसे ये जो मैग्नेटिक वेव है यहाँ तक पहुंची, तभी हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब क्या हो गया कि जो पॉजिटिव वाला है वो जब यहाँ पहुंचेगा तब तक यहाँ पे नेगेटिव बन चुका होगा, फिर से रिवर्स कर दिया, वो जब पॉजिटिव यहाँ पहुंचेगा और नेगेटिव यहाँ पहुंचेगा तब तक हमने पॉजिटिव कर दिया। तो ये मैग्नेटिक वेव हमने क्रिएट कर दी जो यूं जा रही है। हम कर क्या रहे हैं, यहाँ बैठ के मैग्नेट को स्पिन कर रहे हैं बस। ठीक है, और एक मैग्नेटिक वेव क्रिएट हो गई। बट जब भी मैग्नेटिज्म, जब हम ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे जब भी मैग्नेटिज्म होता है हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे एक कॉइल है, आपने ये एक्सपेरिमेंट कई बार देखा होगा क्या कि एक कॉइल है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे एक अल्टीमीटर से कनेक्ट कर लिया। अल्टीमीटर क्या होता है, ये बताता है करंट है कि नहीं। ठीक है, हमने एक मैग्नेट ली और उसको इस लूप के थ्रू, कॉपर की कॉइल है बढ़िया सी, लूप के थ्रू यूँ करा। ठीक है, और पता है क्या होगा, यहाँ पे ये दिखाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। ये मोटर का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब भी मैग्नेटिज्म चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, और जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तब मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। अब इन दोनों चीज़ों को एक साथ कपल कर दो, ये मैग्नेटिज्म क्या करेगा, ये मैग्नेटिज्म, और ये हमेशा अपने परपेंडिकुलर लगती है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है यूँ, इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन यूँ, लेकिन मैग्नेटिज्म जा रहा है यूँ, परपेंडिकुलर, राइट, ऐसा। तो होगा क्या कि ये एक परपेंडिकुलर वेव जनरेट करेगा इस तरीके से। ये है इसके परपेंडिकुलर, येलो नहीं वाइट चाहिए हमें, ये है इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ये, एक सेकेंड, 90 डिग्री है ये। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो येलो है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज अकिन टू व्हाट, कि हमने ये जो मैग्नेटिज्म हुआ ना, ऐसे ही हमने क्या करा कि यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, और चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो बल्ब रखे, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, इंसुलेटिंग मटेरियल से रॉड कनेक्ट करके बीच में हिंज पॉइंट पे लगा के उसको रोटेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हुई। ठीक है, बट हमें दोनों चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपल है। अगर आपने मैग्नेट को इस फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ हिलाया है तो अपने आप ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा जब भी मैग्नेटिज्म होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट होगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, या तो आपने इलेक्ट्रॉन चार्ज को स्पिन कर दिया या फिर मैग्नेट को ये कर दिया। दोनों ही केस में क्या मिलता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये इन्फाइनाइट तक प्रोपोगेट करती है। ये वेव इन्फाइनाइट तक क्यों प्रोपोगेट करेगी? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक को जन्म देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक को जन्म देगी, और ये चलती रहेगी इन्फाइनाइट तक हमेशा के लिए। इनकी वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि इट इज़ द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ द स्पीड ऑफ मैग्नेटिक वेव, इट इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक वेव। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये कई टाइप की हो सकती हैं। क्या? और इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या? RMIUX काम को। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता कि इसमें से क्या नोट करने लायक है। क्या PYQs देखेगा किसी ने कैसे आ रहे हैं? बहुत रेयर है कि इस पे आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे मतलब ग्राफ उसकी अंडरस्टैंडिंग पे कुछ सवाल आ जाते हैं अक्सर। ठीक है, कभी कभी क्या कर देते हैं कि उसे क्वांटम के साथ मिक्स करके दे देते हैं। आपको बस इंट्यूशन आना चाहिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की वेव है, वो अलग टाइप की वेव, मैग्नेटिक वेव कैसे इंटरफेयर करेगी ऐसे। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ पे एम क्या है? यहाँ पे भी हमें इंट्यूशन डेवलप करना है। जैसे हम बायोलॉजी कर रहे थे, सिर्फ इंट्यूशन डेवलप करा है ना। इंट्यूशन क्यों? मतलब बेसिक नॉलेज हर चीज़ की लेना चाह रहे थे कि जब भी कोई सवाल आए वहाँ पे कुछ इंट्यूशन लगा दें, उस बेसिक नॉलेज की मदद से कुछ बिल्ड करें, एक लॉजिक जिसकी वजह से हमारा आंसर हो जाए। यहाँ पे हम यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ समझेंगे, इसकी वजह से आप कुछ अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे और सवाल हो जाएंगे। ठीक है, ये करना है हमें। तो कितनी टाइप की वेव्स हो सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? रेडियो से लेकर कॉस्मिक तक। ठीक है, इसकी एनर्जी कैसे डिफाइंड होगी इस वेव की, कि किस स्पीड से इसको स्पिन करा जा रहा है। आप इस तरह सोचो, इसको बनाने में, इस वेव को बनाने में सबसे डिफिकल्ट काम क्या है? किसी चीज़ को स्पिन करना। आपने जिस स्पीड से स्पिन करा उस स्पीड से ये वाइब्रेट करेगा, उतनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना। और आप इनफाइनाइट स्पीड से स्पिन ही नहीं कर सकते क्योंकि उतनी एनर्जी आप डाल ही नहीं सकते। व्हाट यू आर डूइंग बाय स्पिनिंग दिस मैग्नेट इज यू आर लोडिंग एनर्जी ऑन टू अ वेव, है ना, एंड विच इज नॉट ईजी। ठीक है, किसी भी वेव पे एनर्जी लोड करना आसान नहीं है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी। ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू विद मोस्ट ऑफ द वेव्स। इवन मैकेनिकल वेव में जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी है लोडेड ऑन द वेव। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्टली सेम जो फॉर्मूले हैं वो लगेंगे अभी भी। क्या? जैसे याद करो हमने क्या वो फॉर्मूले लगाए थे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t लग जाएगा। हमने ये करा था कि वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू न्यू टाइम्स लैम्डा। न्यू क्या था? ये क्या था? वेवलेंथ। एग्जैक्टली सेम चीज़ लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? वही फॉर्मूला है भाई। आप यहाँ पे लैम्डा देखो, ये हो गया डिस्टेंस, कितनी देर में ये गया, वो 1 बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम रखो, है ना, आ गया वो फॉर्मूला, स्पीड, है ना। व्हाट इज न्यू? न्यू इज 1 बाय टाइम, लैम्डा बाय टाइम, लैम्डा ये दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। तो इतने यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा वो हमें मिल गया, यहाँ से यहाँ आने में डिस्टेंस कितना है वो लैम्डा हो गया, वो मिल गया। ऑब्वियसली दिस इज स्पीड, बट हेयर वी नो दैट दिस स्पीड इज व्हाट? c। ठीक है, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। एक ही रिलेशन हमें मिल जाता है सारी वेवलेंथ्स का, वो सारी वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, तो सिंपल है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना यहाँ पे, बस एक ये रिलेशन, लेकिन फिर भी लिख लो, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हाँ, c इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन अदर वर्ड्स 3 लाख किलोमीटर
पर सेकेंड, है ना, तो बहुत तेज है। 7.5 चक्कर है। एक सेकंड में 7.5 चक्कर, हाँ बहुत तेज है। सर इसमें कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन है? हैं इसमें आरटीजी पे क्वेश्चन है। RTG, रेडियो सोटो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। अच्छा ठीक है, अभी पहुंचेंगे, ये बहुत जल्दी क्वेश्चन देना शुरू कर देगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज नोट करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या, जैसे ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी हैं, जितनी भी, इसको EMW बोलते हैं ना, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ऑल EMWs ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट। अभी मेरे को याद आया, ग्रेविटेशनल वेव भी हमें लिखनी चाहिए, है ना, मैं नोट्स में ऐड नहीं करेंगे। चलो हाँ सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। ठीक है, फिर ऑल EMWs आर ट्रांसवर्स वेव्स। ऑल EMWs आर ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं क्यों है ट्रांसवर्स। वैसे यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है इस बात का कि हम इसको लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स बोलें, क्या कि डिस्टर्बेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, बट क्या है कि जब ये कॉन्सेप्ट पता लगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रहा है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन हो रहा है, इसको लोगों ने ट्रांसवर्स बोला। बट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाना या नीचे जाना, एक्चुअल पार्टिकल का नीचे जाना ऊपर जाना नहीं है, ये साइडवेज जाना नहीं है ना। उस सेंस में, स्टैंडर्ड सेंस में हमें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए कि ये ट्रांसवर्स है, ये क्या है। ठीक है, बट क्योंकि अर्ली साइंटिस्ट ने जब ये डिस्कवर करा इलेक्ट्रिक ये और ये है ना, तो उन्होंने इसको ट्रांसवर्स बोलना शुरू कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल EMWs आर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आगे लिखिए कि अच्छा, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, और हालांकि कुछ मीडियम इनको अलाउ कर सकते हैं, कुछ मीडियम इनको रोक सकते हैं कम्प्लीटली, है ना, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। तो ऑल्दो अ फ्यू मीडियम might be opaque to EMWs, or be translucent. ट्रांसलूसेंट। फॉर एग्जाम्पल कि AM और FM आपने सुना है, AM एंड FM रेडियो है ना, फेमटोमीटर। ठीक है, आपने पहले जिन फ्रीक्वेंसीज पे FM चलते थे, एक्चुअली AM चलते थे, वो फ्रीक्वेंसीज ऐसी थी, वो उस टाइप की रेडियो वेव्स थी। रेडियो किस पे चलते हैं? रेडियो वेव्स पे। रेडियो वेव्स आर लीस्ट एनर्जी वाली वेव्स, दीज आर द इजीएस्ट टू प्रोड्यूस। नहीं, साउंड नहीं होगी ना, ये तो EMW हो गया ना। अब हाँ, ये कैसे करते हैं हम, अभी ना इसके एप्लीकेशन पार्ट पर ही आ रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ और नई फ्रीक्वेंसी चढ़ा देते हैं। जैसे हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती, क्या किसी फ्रीक्वेंसी से हम बात कर रहे हैं, हम क्या 20 से 20,000, अच्छा हाँ, साउंड में ज़रा लिख लेना कहीं पे ऊपर, 20 से 20,000 हमारा ऑडिबल रेंज है फ्रीक्वेंसी, हाँ हर्ट्स। 20 वाइब्रेशन से लेकर 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, ये मैक्सिमम रेंज है एक्चुअली। 20 हर्ट्स कोई नहीं सुन सकता ना, 20,000 कोई सुन सकता है। हमारे सबके कान खराब हो चुके हैं। हाँ,
अब वो क्या कहते हैं यूट्यूब पे वो चला लेना वीडियो 20 हर्ट्स क्या आ रहा है 20,000 वीडियोस एक्यूरेट नहीं होंगी, हो सकता है आप कुछ वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, कुछ केसेस में हमारा डिवाइस ही नहीं बना पाता है 20,000 हर्ट्स, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केस में हम एक्चुअली सुन नहीं पाते हैं। आज की आज की हाँ आज के ह्यूमंस, पर ऐसा नहीं कि अल्ट्रा लो जो फ्रीक्वेंसीज हैं कोई नहीं सुन सकता, कुछ सुन सकते हैं, जैसे वेल्स हैं अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, डॉल्फिन्स वेल्स, हाँ डॉल्फिन का मेरे को आइडिया नहीं, वेल्स तो सुनती हैं, बैट्स हाई फ्रीक्वेंसीज सुन लेते हैं, आउल सुन लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज। मैं श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली कौन क्या सुन रहा है। हाँ लो सुनते हैं शायद। डॉग्स लो सुनते होंगे। फ्रेंड को पता चल जाता है जब कोई गाना चलता है। वो तो अलग बात है। नहीं तो कोई तो फ्रीक्वेंसी पहुंची है ना, वो तो सारे animals बात को अलग पता है कैसे है? बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। नहीं, बट फिर हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ना, हाई फ्रीक्वेंसी आती है ना पहले तो पी वेव, वो नहीं हो सकता है, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, पर जो भी है हमारी जो रेंज है। अच्छा इसी हिसाब से हमने क्या है मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया है कि उसको हाइपर फ्रीक्वेंसी बोलना, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी बोलना, इसी तरीके से। लो फ्रीक्वेंसी क्या है कि 20 से कम, हाई उससे ज़्यादा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड के टर्म्स में हम अक्सर कई सारी चीज़ों की वो देखते हैं, जैसे जेट होते हैं, फाइटर जेट है ना, उनको कहते हैं कि ये अल्ट्रासोनिक है ना। ये अल्ट्रासोनिक हमने स्पीड ऑफ साउंड को ही क्यों बनाया, हमने स्पीड ऑफ साउंड क्यों चूज़ करा, ये कहने के लिए कि ऐसा है, इसलिए क्योंकि ऐसा सोचो कि जो कंप्रेशन है ये कंप्रेशन की स्पीड है, और कंप्रेशन की ही स्पीड से हमारा फाइटर जेट भी चल रहा है। उसने एक कंप्रेशन, अब क्या है कि अगर मान लो ये फाइटर जेट धीरे चल रहा था और आगे क्या हो रहा है, ये देखो, ये स्पीड है इसकी, एक कंप्रेशन वेव छोड़ी, दूसरी कंप्रेशन वेव छोड़ी, तीसरी कंप्रेशन वेव छोड़ी, है ना, इस तरीके से डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है। अगर ये तेज़ चल रहा है तो जो कंप्रेशन वेव है जो तेज़ी से जा रही है वो अब धीरे से जाएगी, आप समझ रहे हैं। और अगर वो कंप्रेशन की ही स्पीड से चल रहा है तो सारी कंप्रेशन वेव वहीं इकट्ठा हो जाएंगी, उसी स्पीड से वो चल रहा है। विच मीन्स क्या है कि जब साउंड की स्पीड से हम चलेंगे तो सारा जो मटेरियल है आगे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ये हद से ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा उस प्लेन को। तो साउंड का बैरियर तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था किसी ज़माने में, जो हमारे फाइटर जेट्स के हम डेवलपमेंट कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, ह्यूमंस को ऐसा लगता था कि इसको तोड़ नहीं सकते, 1950s की बात है। बट फिर क्या हुआ कि हमने एक बार ये बैरियर तोड़ा, उसके आगे से आना ज़्यादा आसान हो गया। क्यों? अब वो जो कंप्रेशन वेव वो पीछे छूट गई और जेट आगे जा रहा है ना। तो ये क्या, ये जो एक साथ इतनी ज़्यादा कंप्रेशन वेव एक साथ आ जाती है ना, इसी को हम सोनिक बूम कहते हैं, है ना। कि ये वो अब क्या अब मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक तरीके से लाउड स्पीकर जनरेट कर रहे हैं कि सारी साउंड को यूँ कलेक्ट करते जा रहे हैं और एक साथ वो हमें हमारे कानों पर मिल रही है ना। वरना क्या होना था कि यहाँ मतलब जेट जब आ रहा था तो एक साउंड पहले आती, फिर जैसे एरोप्लेन चलता है हमारे पास आ रहा होता है वो साउंड आ रही होती है, दूर जा रहा होता है तो भी साउंड आ रही है। अब ये सारी साउंड पैक होकर एक साथ हमारे पास आए, इसको हम क्या कहते हैं, सोनिक बूम। समझ रहे हैं, खूब सारी साउंड एक साथ आ गई, क्या है। तो खैर ये पता नहीं हम कहीं लिखवा पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये दिमाग में रखना, क्या क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक स्पीड क्या होती है ना। और इसी हिसाब से हम एक मैक नंबर देते हैं। हम साउंड की स्पीड से, अगर साउंड की स्पीड पे चल रहे हैं उसको कहते हैं मैक 1, उससे दोगुना चल रहे हैं मैक 2, उससे तिगुना चल रहे हैं मैक 3, ठीक है। क्यों? साउंड की स्पीड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है एयर की, ये कितना रेजिस्टेंस देगी। इनफैक्ट रेजिस्टेंस का भी एक ग्राफ बनता है इस टाइप का कि मान लो ये स्पीड ऑफ साउंड है, ये मैक 1 है और फिर 2 3 ऐसे करिए 2 3, तो आपका जो रेजिस्टेंस है ना इंक्रीज होता है और एकदम से मैक 1 के आसपास बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद डिक्रीज होता है कि कितना रेजिस्टेंस मिलेगा एक फाइटर एयरक्राफ्ट को। तो उस हाँ तो क्या है कि यहाँ पे हद से ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला और वो रेजिस्टेंस ने क्या है कि पैक कर दी एनर्जी, और वो सब सारी एक साथ कान पे मिली, है ना। मतलब कि एनर्जी डिसिपेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जो जेट इतना जोर लगा रहा है वो सारी एनर्जी एक साथ फट कर आ रही है हमारे पास, है ना। क्या हाँ वो पियर्स करने के लिए होती है, बट
ये सिर्फ लोअर एटमॉस्फेयर पे। अपर एटमॉस्फेयर पे जो हमारे रॉकेट्स हैं वो मैक 1 थोड़ा ऊपर जाकर लेते हैं, वहाँ पर उनकी राउंडेड वो होगी तो एरोडायनेमिक्स पे कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। हाँ नहीं मतलब कुछ प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि हमें वो ये पीक नोज ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है, हमें चाहिए बट राउंड टिप भी उतना ही काम कर देगी, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे पीक हमें इसलिए भी करना है, ये बात सही है कि एक हम सोनिक बूम को डिसिपेट करना चाह रहे हैं, दूसरी चीज़ ये भी हम क्रॉस सेक्शन को बहुत नैरो रखना चाह रहे हैं क्योंकि वो रेडार पर आ जाता है ना। तो हाँ क्या थे हम क्या लास्ट में क्या लिखा है? ओपेक और ट्रांसलूसेंट। हाँ बट ट्रांसलूसेंट या ओपेक होते हैं। हम क्यों आ रहे थे यहाँ पे? हम रेडियो वेव्स की वजह से आए थे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सबसे अच्छा एग्जांपल है ये समझने का कि किस तरीके से कोई वेव मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, और ये अपर एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर ना कई सारी लेयर्स होती हैं, एक लेयर होती है जिसको हम डी लेयर बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। इनफैक्ट मीजोस्फेयर के आसपास कहीं आ रही है ये लेयर, ठीक है, और इसकी भी रेंज थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है क्या, जैसे नॉर्मल यहाँ पर क्या है कि हमारे नॉर्मल एयर है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब मिलता है। ऊपर अब जाते हैं, ऊपर क्या है कि सन की अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है, वो किसी भी एटम को यूँ नॉक आउट कर दे रही है, इस वजह से तो ओजोन बन रहा है। सन की रेज क्या कर रही है, ओजोन लेयर कैसे बन रही है कि सन की रेज आई, उसने ऑक्सीजन के एटम को यूँ तोड़ दिया और फिर ये सिंगल ऑक्सीजन का एटम किसी और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिल गया, ओजोन बन गया, ठीक है। अब उससे ऊपर जाएंगे, सन की रेज इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हम पता है कि सन की रेज से शील्ड क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर ने हमें शील्ड करा है, सिर्फ ओजोन ने नहीं करा है, ओजोन यूवी से कर रहा है, उससे हाई एनर्जी रेडिएशन को किसने शील्ड करा है, उसके ऊपर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ना, मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, सब एटम है, इतनी हाई रेंज आ रही है कि उनके बॉन्ड्स को तोड़ दे रहे हैं। अब ऊपर सिंगल ऑक्सीजन, सिंगल नाइट्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन एटम इस तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि आयनाइज्ड लेयर है, ये जो आयन्स हैं, अब हमने क्या कहा कि देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि ये मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनी है, विच मीन्स ये जो वेव्स हैं एक्चुअली इन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। अगर कोई हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर ऊपर कहीं कर दी है, वहाँ से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, और ज़रूर नहीं है हर किसी का पॉसिबल हो, कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरफेयर करेंगी, कहीं पे नहीं करेंगी। अब डी लेयर ऐसा है कि यहाँ पे रेडियो वेव इंटरफेयर करती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, रेडियो चल पाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन इनफैक्ट पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है आपने यहाँ पे रेडियो ट्रांसमीटर करा, यहाँ पे कोई सुन रहा है, इसलिए होता था सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से बोलते थे, यहाँ पूरा देश सुन पाता था। क्यों सुन पाता था? वो रेडियो वेव्स का यूज़ कर रहे थे। उनको ऑब्वियसली ये मैकेनिज्म ज़रूरी नहीं है कि पता हो, ठीक है, बट ये करते हैं। मतलब रेडियो वेव क्यों वहाँ से यहाँ तक आ रही हैं, इसलिए आ रही हैं क्योंकि 80 किलोमीटर पे 50 से 80 किलोमीटर के बीच में कोई लेयर है आयंस की जो कि इसको रिफ्लेक्ट करवा दे रही है, ठीक है। लेकिन किसी ज़माने में ये जो FM वगैरह थे रात में बंद हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? डी लेयर डिसिपेट होकर मतलब डाइल्यूट हो जाती है और ऊपर कहीं पहुंच जाती है। उस केस में क्या होता है, या नीचे आ जाती है, कुछ आयंस की लेयर नीचे आ जाती हैं, कुछ ऊपर चली जाती हैं। इसमें क्या होता है कि अब आपका जो ट्रांसमिशन है या तो कम बाउंसेस ले या तो ज़्यादा बाउंसेस लेगा, ठीक है, या फिर इतना ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो जाएगा कि डाइल्यूट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए रात में रेडियो पहले बंद हो जाते थे, तो हमें क्या करना पड़ा, अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी को स्विच करना पड़ा। आज रेडियो पूरी रात चलते हैं। क्यों? हमने अब फ्रीक्वेंसी आज और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव अब हम यूज़ करते हैं, तो पूरी रात चल लेते हैं रेडियो, ठीक है। तो क्या है कि वो सारी चीज़ जो हम सोचते हैं ना कि एक लाइट के लिए कि ये रिफ्लेक्ट कर जाए, ये रिफ्रैक्ट कर जाए, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सारा काम कर पाती हैं, है ना। और मतलब एयर क्या है, एयर ट्रांसलूसेंट है इनके लिए, इसलिए ये एनर्जी भी डिसिपेट कर देंगी, है ना। चलो खैर, तीसरी टाइप की वेव लिखो, मैटर वेव्स। और पार्टिकल वेव्स। मैटर वेव या पार्टिकल वेव दोनों ही हम बोल सकते हैं।
तो व्हाट हैपेंस इज कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टिकल है वो वेव की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। पार्टिकल जनरली मैटर और एनर्जी के बीच में एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन हमेशा लोगों ने क्रिएट करा था 1900 से पहले। जो पार्टिकल होता है वो एनर्जी नहीं हो सकता, एनर्जी है वो पार्टिकल नहीं हो सकता। बट किसी वजह से हमने ये नोटिस करना शुरू करा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो भी डिस्पर्जन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वेव की प्रॉपर्टी क्या है कि किसी तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाए, डिस्पर्स कर जाए, वो सारी चीज़ इलेक्ट्रॉन्स कर पा रहे थे, ठीक है, या बहुत छोटे पार्टिकल कर पा रहे थे। इसलिए हम इनको क्या बोलना शुरू कर दिया, वेव्स, ठीक है। और ये किस वजह से हो पा रहा है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ लिख लेंगे कि ये एक किस्म की वेव है, और से ग्रेविटेशनल वेव वो भी लिख लेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव तो खैर इनफैक्ट समझ लेंगे, बट इसको डिटेल में हम देखेंगे जब हम क्वांटम फिजिक्स करेंगे, ठीक है। तो मैटर वेव्स क्या है, विच एग्जिबिट या पार्टिकल्स, व्हेन पार्टिकल्स एग्जिबिट वेव लाइक बिहेवियर as described by de Broglie de Broglie's hypothesis. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी लिखो कि इट्स वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द वेव। तो किस टाइप की वेव हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की वेव हो गई, इसको हम बीटा रेज भी बोलते हैं, ठीक है। गामा तो ये हो गया, गामा तो यहाँ है, यहाँ पर मिल रहा है आपको RMI वर्क्स का, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखना हमेशा, ठीक है। कॉस्मिक तो चलो कोई भी चीज़ जो कॉस्मिक से आ रही है, लेकिन क्या है कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की जो गामा होती है ना, उनको हम कॉस्मिक बोलते हैं अक्सर, ठीक है। फिर अल्फा रेज है ना वो, ठीक है। अब आते हैं ग्रेविटेशनल वेव पे, और ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी रिसेंट फाइंड्स, ठीक है। ये प्रेडिक्ट करी थी आइंस्टाइन ने, लेकिन हमें एक्चुअली मिल जाएंगी इतनी जल्दी, हमें ये पता नहीं था कब मिली है, मतलब 7-8 साल ही हुए मिले हुए हैं, 16 में यहाँ पता नहीं जो भी है, हाँ 7-8 साल पहले हुआ है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बन कैसे रही है, हमने यहाँ पे क्या करा, इसको बनाने के लिए मैग्नेट को स्पिन करा दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वेव्स भी मतलब उसी तरह बिहेव करती हैं जैसे ग्रेविटी की वेव बिहेव करती हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़, जो ये सवाल मैंने यहाँ पूछा था कि यहाँ पे मान लो है सन, एग्जैक्टली सेम सवाल है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर है सन, ये हमने सन बना दिया, ठीक है, और इसके अराउंड कर रहा है अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अगर सन नहीं होता तो ये सीधी डायरेक्शन में चला जाता, बट सन एक कर्व पाथ में जा रहा है क्योंकि सन है, वो मून कह रहा हूँ, सॉरी, अर्थ एक कर्व पाथ में जा रहा है क्योंकि सन है। अब ये बताओ कि इमीडिएटली इसको गायब कर दिया, कितने टाइम में ये सीधी लाइन में जाना शुरू कर देगा, या इमीडिएटली ये सीधी लाइन में जाना शुरू कर देगा। सन गायब हो गया, ठीक है, कितने टाइम में हमारे पास लाइट आना बंद हो जाएगी, 8 मिनट में। सन गायब हो गया, हमें दिखाई दिया कि सन नहीं है, हम अब कर्व्ड पाथ में जा रहे होंगे, ठीक है। एक्चुअली 8 मिनट बाद हमें पता लगा, बट 8 मिनट पहले जब गायब हुआ था, क्या हम सीधे पाथ में जा रहे होंगे, क्या हमें उसी समय पता लग जाएगा कि सन गायब हो चुका है, क्या मान लो हम एकदम से सीधे पाथ में जाना शुरू कर दिया, सन अभी भी है, क्या ये सिचुएशन ट्रू है, ये पॉसिबल है। या फिर जब हमारे पास लाइट आएगी
लाइट आना बंद हो जाएगी, ठीक उसी समय हम सीधे पाथ में जाना शुरू करेंगे। सवाल समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? है, जब लाइट आएगी तभी हमें पता लगेगा कि हम सीधे पाथ में जा रहे हैं। क्या ऐसा? मतलब सवाल एसेंशियली है कि ग्रेविटी की स्पीड क्या है। सवाल ये है, हमें तो हमेशा लगता है ना कि यहाँ ग्रेविटी है, क्योंकि हमेशा से है। अगर अर्थ चला गया तो कितनी देर में हमें पता लगेगा कि नहीं है? हमारी बॉडी कितनी देर में ग्रेविटी महसूस करना बंद करेगी? एसेंशियली सवाल ये है। मतलब हम ये पूछ रहे हैं ग्रेविटी की स्पीड क्या है? क्या होना चाहिए? इंस्टेंट होना चाहिए, है ना? एसेंशियली ग्रेविटी की स्पीड इंस्टेंट होनी चाहिए, बट इंस्टेंट नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन की ही इक्वेशंस ये प्रूव करती थी कि ग्रेविटी की भी स्पीड एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट होगी, है ना? तो व्हाट ही प्रूव्ड वाज कि एसेंशियली व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? इट इज द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग थ्रू द स्पेस। ठीक है, तो कोई भी चीज इससे तेज नहीं जा सकती, एक्सेप्ट हम क्वांटम फिजिक्स में देखेंगे एक एक्सेप्शन है फिर भी, है? हाँ, नहीं, बहुत सारी चीज़ें, क्वांटम एंटेंगलमेंट ही है, हाँ बात सही है। तो अब एग्जैक्टली सेम चीज़ हमने क्या करा कि हमने नॉर्थ पोल या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उसको एक यूँ रॉड पे बांधा, उसको गोल स्पिन करना शुरू करा। ठीक है, तो उससे हुआ क्या कि कभी हाई ऊपर फील्ड, कभी नीचे फील्ड, कभी ऊपर फील्ड, कभी नीचे फील्ड, ये हो गया। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर हम ग्रेविटी के साथ, ये सेम खिलवाड़ हम ग्रेविटी के साथ करना शुरू कर दें तो क्या होगा? सवाल है ये। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल लिया, एक और सुपर मैसिव ब्लैक होल लिया, और इन दोनों को एक दूसरे के अराउंड स्पिन करा दिया। ये स्पिन क्यों करेंगे? ग्रेविटेशन की वजह से। ये किस चीज़ के अराउंड स्पिन कर रहे होंगे? हमारी अर्थ तो सन के अराउंड कर रही है, ये किसके अराउंड कर रहे हैं? एक दूसरे के अराउंड। कि मतलब इस तरीके से हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका सेंट्रल पॉइंट कोई है, सेंटर ऑफ मास जब लेंगे बीच में कहीं आएगा। ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड मतलब ये किकली खेल रहे हैं कुल मिलाकर, है ना? सिंपल। ठीक है, अब जब ये जो स्टार है, ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, इस जगह पे होगा और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दूसरा वाला उस जगह पे होगा, तो आप देखिए ग्रेविटी, हम जो ग्रेविटी महसूस कर रहे हैं दूर बैठ के, उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। अंतर क्यों आएगा? कि ये हमारे अब थोड़ा सा पास है, और हमने देखा था ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रही है। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था? ग्रेविटी इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, राइट? तो किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम जो यहाँ बैठे हुए हैं वो कितना आर महसूस कर रहे हैं। अगर ये आर दूर चला जाएगा तो ग्रेविटी कम हो गई, आर पास आ गया तो ग्रेविटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये स्टार क्या, ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है क्या कर रहा है? ग्रेविटी बढ़ी, ग्रेविटी कम हुई, और कम हुई, ग्रेविटी बढ़ी और बढ़ी, फिर और कम हुई और कम हुई, ये हो रहा है। और दोनों ही चीज़ें ये कर रही हैं। जो इस जगह पे हमें ग्रेविटी मिल रही है, जब दोनों इस जगह पर हैं, हमें कुछ और ग्रेविटी मिल रही होगी। जब दोनों इस जगह पर होंगे तो हमें कुछ और ग्रेविटी मिल रही होगी। तो हमें कितनी ग्रेविटी महसूस हो रही है वो भी वेवी है। आप समझ रहे हैं? हमें टोटल ग्रेविटी मान लो इतनी महसूस होनी थी लगातार, ये ग्रेविटी का ग्राफ है, कितनी महसूस होनी थी? इतनी होनी थी, इतनी नहीं हो रही, उससे थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी कम, थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी कम, ये हो रही है। हाँ, मतलब क्या कि अर्थ पे ग्रेविटी अलग अलग महसूस होगी। तो हुआ क्या कि पूरी जो अर्थ है एक्चुअली वॉबल कर जाएगी। ठीक है, तो वॉबलिंग ऑफ अर्थ ये पॉसिबल है। हमें नहीं पता लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा? बिकॉज वी आर आरसेल्फ वॉबलिंग अलोंग विद दिस, है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अजीब बात है, फिर ये डिटेक्ट कैसे करें, है ना? वो एक बढ़िया सी वीडियो मैं आपको भेजूंगा। जब ये सवाल उस मतलब उस साइंटिस्ट से पूछा था, वर्टेसियम की वीडियो सब कोई देखता है? वर्टेसियम ने जब वो सवाल उससे पूछा, उस बंदे से, उस साइंटिस्ट से, कि यार हम भी तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं और मतलब हमें डिटेक्ट ही कैसे होगा। तो वो कह रहा ये सवाल कोई और क्यों नहीं पूछता, ये दिस इज़ अ शैम, इसको बंद कर देना चाहिए अभी।
मतलब हम ऑब्जर्वेशन ले ही कैसे सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव की वॉबलिंग की, मतलब हमने पता कैसे डिटेक्ट करी, हमने ये डिटेक्ट करा कि अर्थ वॉबल कर रही है, बट हमें ये पता ही कैसे चलेगा अर्थ वॉबल कर रही है, हम भी तो वहीं पर हैं, हम वॉबल कर रहे होंगे साथ में, है ना। तो इसके लिए ना एक बड़ा क्लेवर मैकेनिज्म बनाया, और यहाँ पे ना एक लाइगो एक्सपेरिमेंट, लाइगो LIGO, लाइगो पे एक आध बार सवाल आया है वैसे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा, ये ग्रेविटेशनल वेव है, ग्रेविटेशनल वेव के बारे में हमने कुछ लिखा भी नहीं, तो पहले थोड़ा सा ग्रेविटेशनल वेव लिख लेते हैं और फिर लाइगो एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। इससे देख सकते हो हैं? नहीं, स्पेस से नहीं देख सकते हम, नहीं देख नहीं सकता। वैसे अच्छा पॉइंट है कि स्पेस से देख सकते हैं, बट हमने कुछ और करा है। फिर उसकी मतलब शायद फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी वॉबलिंग की, इतनी ज़्यादा भी नहीं करेगी, हद से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वॉबलिंग की। वॉबलिंग की फ्रीक्वेंसी, मतलब इतनी भयानक है। हाँ, और बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा है, और सिर्फ ज़्यादा वॉबल नहीं कर रहा, इतना कम वॉबल कर रहा है कि मतलब पूरी जो अर्थ है वो इलेक्ट्रॉन जितना वॉबल कर रही है, पूरी अर्थ मिलके इतना सा वॉबल कर रही है। हाँ, इनसिग्निफिकेंट हुआ, बट पॉइंट इज है ना, है ना, मतलब हम कहाँ तक हमारी फिजिक्स पहुँच गई है कि हम इतने बड़े अर्थ में इतना सा वॉबल मेजर कर पा रहे हैं। तो ऐसी वॉबल कर देगी ना, हाँ, वो तो अर्थक्वेक से ही कर जाएगी, उससे कई गुना ज़्यादा। अर्थक्वेक क्या, ओशियन का पानी ऊपर हाँ, ओशियन का पानी ऊपर नीचे, इनफैक्ट उस ये जो एपरेटस होता है ना, जो हम लैगो पढ़ेंगे, उसके पास से कोई ट्रक भी अगर निकल जाता है तो वो वॉबल कर जाती है। फिर हमने कैसे निकाल लिया, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। एनीवे, पहले हम ग्रेविटेशनल वेव लिखते हैं। ग्रेविटेशनल वेव क्या है? दीज आर वेव्स predicted by Einstein's special theory of relativity, general theory of relativity, Einstein's general theory of relativity. क्या हम बीच में यहाँ पे कहीं रिलेटिविटी समझना चाहेंगे या अपनी स्पीड से समझे बाद में समझते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नहीं करते इसको, ठीक है। बस अभी ये मान लो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये उनकी दो थ्योरी थी, स्पेशल और जनरल, ठीक है। ये जनरल वाली थ्योरी से, स्पेशल मतलब एक स्पेशल केस के लिए, जनरल मतलब उसने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें ये प्रेडिक्ट हुई थी ग्रेविटेशन में, प्रेडिक्टेड बाय जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। These are waves of minute disturbances in the gravitational gravitational field क्या होता है? जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड ना एक फील्ड है। फील्ड क्या है? ओ इस टाइप के कुछ फील्ड है कि हाँ वही कि अगर कोई चीज़ यहाँ है वो सेंटर की तरफ आना चाह रही है ना, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। कोई चीज़ है नहीं है बट ये फील्ड हमेशा है यहाँ पर, तो अर्थ की है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली फील्ड नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल। हाँ, वो भी होगी, वो अलग फील्ड है, मतलब 8-10 किस्म की फील्ड एक साथ चल रही हैं पैरेलल में, ठीक है। तो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसलिए कि कोई अगर यहाँ पे मून डाल दिया तो वो सर्कल ही करेगा, एक और मून डाल दो वो भी सर्कल करेगा। क्यों? अर्थ का एक और है, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। सेटेलाइट भी ऐसे ही काम करती है, इसी फील्ड का हम इस्तेमाल करके यहाँ पे कहीं सेटेलाइट डाल देते हैं, ठीक है। वो घूमना शुरू कर देती है, वो सेंटर पे रहना चाहती है कोई भी चीज़, ठीक है। तो क्या है कि माइन्यूट वेरिएशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो क्या लिखा है मैंने, क्या in the gravitational field caused by supermassive objects moving at very high frequency, moving at a very high frequency.
ठीक है, देखो एक्चुअली पता है क्या है, ये वेव अगर हम न्यूटन के हिसाब से चलते क्रिएट ही नहीं होनी चाहिए थी। क्यों नहीं क्रिएट होनी चाहिए? ऐसा सोचो, ये सिर्फ इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव लाइट की स्पीड से चल रही है। अगर ये इंस्टेंटेनियस होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्यों? न्यूटन क्या करता है, हर चीज़ का सेंटर ऑफ मास निकाल देता है। वो कहता है यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास ये, ग्रेविटेशन वेव हमेशा इतनी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट टर्म्स में काम कर रहा है। उसको सेंटर ऑफ मास निकाल इसलिए पा रहा है क्योंकि उसने इमेजिन ही नहीं करा कि ग्रेविटी भी, उसने ये सवाल ही नहीं पूछा कभी कि सन अगर गायब हो गया तो हमें कितनी देर में पता लगेगा, है ना। आइंस्टाइन ने ये सवाल अपने आप से पूछा, ठीक है, और ये चीज़ समझ आई। और अगर वाकई में ग्रेविटी स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है तो हमें ये वेव्स मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ था तब एक ग्रेविटी निकली, जब ये चीज़ वहाँ पहुँची तब एक और ग्रेविटी निकली, है ना। इसी वजह से ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है। अगर इंस्टेंटेनियस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये वेव निकल ही नहीं सकती थी, है ना। क्यों? क्योंकि ये चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, इधर वाले ऑब्जेक्ट को इमीडिएटली पता लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ है तो यहाँ पे भी कोई चीज़ है, कैंसल आउट हो गया। इसकी थोड़ी सी कम हुई, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हुई, ठीक है। और अगर दोनों चीज़ यहाँ है तो वैसे ही कैंसल आउट है ना। कब? जब इंस्टेंटेनियस हो ये काम। ग्रेविटेशनल वेव है ही क्यों? इसलिए क्योंकि स्पीड है हर चीज़ की। आप समझ रहे हैं, है ना। तो ये हो गई ग्रेविटेशनल वेव। अब लिखो एक बॉक्स बनाकर लाइगो एक्सपेरिमेंट कि हमने डिटेक्ट कैसे करी ये वेव्स। हाँ, और इंडिया में भी एक लाइगो बना रहे हैं इस वजह से, ठीक है, और इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है। लाइगो लिखो LIGO, फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर, लेज़र इंटरफेरोमीटर, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इंटरफेरेंस मैं आपको तब समझाऊंगा जब लाइट हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिक्स के जस्ट बाद हमें एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स भी स्टार्ट करनी है और वहाँ पर हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है? सिंपल, जितनी भी वेव्स होती है ना एक्चुअली इंटरफेयर करती हैं। साउंड वेव भी है, मान लो इंटरफेयर करती हैं। आपने नॉइज़ कैंसिलेशन डिवाइस सुने? वो कैसे काम करते हैं? सिंपल है तरीका उनका कि मान लो साउंड की वेव जा रही है ऐसे, प्रेशर ऐसे जा रहा है, ये प्रेशर है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, और मान लो ये साउंड की फ्रीक्वेंसी है, कुछ तो नॉर्मल साउंड जो हमें सुननी है और एक बाहर से आने वाली साउंड है। जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो क्या करता है, एग्जैक्टली सेम टाइप की वेव क्रिएट करता है एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से, ठीक है। तो दो वेव क्या करेंगी, अब क्या है कि वहाँ से आ रहा है पॉजिटिव साइड का प्रेशर, हमने दे दिया नेगेटिव साइड का प्रेशर, कैंसल आउट, प्रेशर ख़त्म। कैसे कैसे हम कर रहे थे इस वेव को, चलाई कैसे रहे थे हम, कहाँ गया, ये था ना, प्रेशर डिफरेंस से चला रहे थे। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर कम, हमने प्रेशर को इक्वलाइज कर दिया, ख़त्म। तो इंटरफेरेंस क्या होता है कि एक वेव के ऊपर कोई ऐसी वेव डाल दो कि दोनों वेव्स कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये चीज़ कैसे होगी कि हाँ, कि मैग्नेटिज्म ऐसा है एग्जैक्टली सेम अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रोटेट करना शुरू कर दें, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप को कैंसल आउट कर देंगी, मिलेगी ही नहीं। होता है, मतलब वेव्स कभी एक्चुअली कोलाइड नहीं करती हैं, बट यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ और है, ठीक है, या मैटर वेव में कुछ और चीज़ें होती हैं, वो हम देखेंगे। वेव एक्चुअली कोलाइड नहीं करती हैं, ठीक है। वेव क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं।
कि एक वेव आई, दूसरी वेव आई, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, आगे चले गए। ठीक है, ऐसा सुपर इम्पोज। मतलब यहाँ पे एक और वो होता है कि मैंने आपको बताया था ना कि एक स्ट्रिंग लंबी से लिया, ठीक है, और यहाँ साइड में हम यूँ करके डिस्टर्बेंस दे रहे हैं उस स्ट्रिंग के अंदर। आप दो डिस्टर्बेंस जब दोगे ना, एक पल्स ट्रैवल करी, दूसरी पल्स ट्रैवल करी, और पहली पल्स भी इस तरीके से बार बार वाइब्रेट करके आ रही है, ठीक है, इमेजिन कर पाने क्या बोल रहा हूँ मैं। दूसरी पल्स भी वापस आएगी। जो पहली पल्स वापस आई है वो एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में आती है, और ये जब ऐसे जाएगी ना, मोमेंटरली दोनों पल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करके और दोबारा से करना शुरू कर देंगे सेम। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इंटरफेरेंस, कि दो वेव आपस में इंटरफेयर कर रही हैं और फिर चली जा रही हैं। दो एनर्जी पैकेट, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि एकदम यूं हो जाए, कोलैप्स कर जाए और एनर्जी गायब हो जाए। एनर्जी तो डिसिपेट नहीं हो सकती। सिस्टम की एक नॉर्मल टेंडेंसी किस रेट से वो एनर्जी डिसिपेट करेगा। हीट ऐसा ही तो नहीं है कि ऐसे ही दे देगा, या साउंड है वो ऐसे ही देना शुरू कर देगा। साउंड या हीट ऐसे ही जाती है एनर्जी डिसिपेट अगर करनी हो एक स्ट्रिंग को। अगर साउंड नहीं निकली, हीट नहीं निकली, तो ये एनर्जी जा नहीं सकती, इसको वापस आना पड़ेगा इस वेव को, है ना। ये समझने का एक तरीका है इस चीज़ को। एनीवे, हम क्या कह रहे थे कि ये एक इंटरफेरोमीटर है, मतलब इंटरफेरेंस से हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं, एक LIGO एक्सपेरिमेंट होता क्या है, ये जनरली दो बहुत बड़ी टनल्स हम खोदते हैं, ठीक है। फिर एक लाइट बीम लेते हैं, बहुत तगड़ी लेज़र बनाते हैं, ठीक है। और इस लाइट बीम को हम क्या करते हैं कि इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। एक सेमी ट्रांसपेरेंट, मतलब एक ऐसा मानो कि एक पोलराइज्ड ग्लास है। पोलराइज्ड ग्लास की टेंडेंसी होती है, आधी लाइट को पास होने देता है, आधी को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हम आधी लाइट इस डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट करेंगे। यहाँ पर सुपर शाइनी, दुनिया का सबसे शाइनियस्ट मिरर, इनफैक्ट ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें दुनिया की सबसे शाइनियस्ट चीज़ें यूज़ हो रही हैं, दुनिया की सबसे पावरफुल लेज़र यूज़ हो रही है, एक साथ सब कुछ यूज़ हो रहा है। मतलब आज तक इंसानों ने जो कुछ सबसे पावरफुल बनाया ना, सब कुछ एक साथ हमने यूज़ कर डाला है। दो बीम हमने यूँ करे, ठीक है। अब ये बीम क्या करेगा कि हमने किसी इस तरीके से एक ग्लास को डिज़ाइन करा, जब ये बीम आएगा तो ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये बीम डायरेक्ट चला जाएगा। दो बीम आ गए, ठीक है। अब देखो, कोई भी वेव कैसे चलती है, ऐसे चलेगी, मतलब उसकी मैग्नेटिज्म है, मान लो ऐसे चल रही है, ठीक है। अगर हमने एग्जैक्टली सेम लेंथ का सब कुछ बनाया, एग्जैक्टली सेम लेंथ का सब कुछ बनाया, ठीक है, बेशक एग्जैक्टली सेम लेंथ का नहीं हुआ, बट हमें क्या है कि ज़्यादा अगर अंतर रखना है, एक आध इसका रख लेंगे हम, क्या कहते हैं इसको, एक आध वेव लेंथ का, ताकि यहाँ से आने वाली जो वेव है, और सेम फ्रीक्वेंसी की वेव है। फ्रीक्वेंसी हमें कैसे पता लगा कि जैसे अगर हमने लाइट वेव यूज़ करी है, यहाँ पे भी सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव, यहाँ पे भी सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव, तो क्या है कि जो नेक्स्ट वेव यहाँ पर आएगी वो भी एग्जैक्टली सेम ही आएगी। आप समझ रहे हैं, वही लेज़र यूज़ करी, वही लाइट तो यहाँ से यहाँ जा रही है और वही लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है, दोनों हमें यहाँ पर आकर मिल रही हैं। दोनों अगर एक साथ ऐसे मिल रही हैं, है ना, तो क्या होगा, दोनों का इंटरफेरेंस होगा और ज़्यादा ब्राइट चीज़ें दिखाई देंगी हमें, ठीक है। अगर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, एक फेज डिफरेंस के साथ आ रही है, फेज डिफरेंस इसको कहते हैं कि पूरा हाफ ऑफ वेवलेंथ आगे आ रही है वेव, है ना, कि इस तरीके से आ रही है, इसकी उल्टी आ रही है, तो दो वेव क्या करेंगी, ये वेव कोलाइड करेंगी और कोई लाइट नहीं मिलेगी हमें। समझ रहे, आ रहा है सिंपल समझ, क्या कि वेव ऐसे चलती है ना, अगर इसी वेव पे हमने ये वेव मिल गई तो खूब सारी लाइट मिलेगी, ठीक है। जहाँ से ट्रफ मिल रहा है ट्रफ, वहाँ जहाँ के क्रेस्ट मिल रही है क्रेस्ट, तो और ज़्यादा लाइट मिलेगी। हमने लाइट प्लस लाइट कर दी, लाइट प्लस लाइट इज़ मोर लाइट, ठीक है। जब हमने लाइट प्लस नेगेटिव लाइट कर दी तो इट इज़ नो लाइट, ठीक है। इसी का जब नेगेटिव कर दिया, हाँ बताइए, हाँ होनी वही चाहिए, बट अगर किसी वजह से फेज डिफरेंस आ गया, है ना, कि ये वेव इसकी जगह ऐसे आ गई,
ठीक है, तो क्या हो गया, दिस इज लाइट और दिस इज एंटी लाइट, नेगेटिव लाइट, मतलब फेस डिफरेंस आ गया ना, जहाँ पे क्रेस्ट आ रहा है वहाँ पे ट्रफ आ गया, दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक है, कैंसिल आउट कर जाएंगे तो फिर लाइट बचेगी या नहीं, या फिर ये इंटरफेरोमीटर ही है, इसके नाम में इंटरफेरोमीटर आ रहा है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये इस चीज़ को हम इंटरफेरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, अब देखो, अगर ग्रेविटेशनल वेव ट्रू है और वॉबलिंग हो रही है, तो क्या चीज़ पॉसिबल है कि मान लो ग्रेविटेशनल वेव इस साइड में वॉबलिंग कर रही है, अगर इस साइड में वॉबलिंग करी तो क्या होगा कि जो लाइट है, लाइट इटसेल्फ वुड श्रिंक एक्सपेंड होगा। अगर श्रिंक और एक्सपेंड हुआ तो क्या होगा, कभी कभी वो लाइट इन फेस चली जाएगी, कभी आउट ऑफ फेस चली जाएगी, कभी इन फेस कभी आउट ऑफ फेस, कभी इन फेस कभी आउट ऑफ फेस। तो जब इन दोनों को हम इंटरफेयर कराएंगे, हमें क्या मिलेगा, मोर लाइट लेस लाइट, मोर लाइट लेस लाइट, ब्लिंकिंग मिलेगी। अगर हमें यहाँ पे ब्लिंकिंग मिल गई, हमने कुछ नहीं करा, सेम लाइट पूरे टाइम यूँ लेज़र को ऑन करके रखा और हम खाली लाइट देख रहे हैं, बढ़िया लाइट मिल रही है, फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखता है अरे ये तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो रही है। अगर ब्लिंकिंग स्टार्ट हो रही है मतलब कोई लेंथ तो छोटी बड़ी हो गई, अगर लेंथ छोटी बड़ी हो गई तो मतलब ग्रेविटेशनल वेव है। ठीक है, इन्होंने ये सेटअप बनाया और चालू करा, और चालू करते ही अगले दिन हमें ये वेव मिल गया। इन्होंने सोचा भी नहीं था, क्यों, मतलब ये कब जनरेट हो रही है ये ग्रेविटेशनल वेव, सिर्फ और सिर्फ तब जब दो सुपर मैसिव ब्लैक होल एक दूसरे के अराउंड चक्कर काट रहे हैं। पहली बात तो दुनिया में सुपर मैसिव ब्लैक होल कितने होते हैं और उनमें से कितने इतने आसपास चक्कर काट रहे होंगे। जब उन्होंने ये बटन ऑन करा था ना, उन्हें लगा ही नहीं था, उन्हें लगा था महीने भर बैठेंगे, इनफैक्ट हो सकता है साल भर बैठें, लेज़र चला कर रखेंगे, देखते हैं कभी ऑब्जर्वेशन मिलती है कि नहीं। उन्होंने चलाया, सुबह चले गए, रात को पता नहीं क्या हुआ और उन्हें ये इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेशन में मिला, इंटरफेरेंस ऑब्जर्वेशन में मिली। सबसे पहला काम क्या करा, सबसे पहले ये चेक करे कि साइट में कहीं चूहा तो नहीं आ गया है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस हो रही है, कोई तार तो लीक नहीं कर रही। ये हो कैसे सकता है, हमने ऑन करा और हमें दो सुपर मैसिव ब्लैक होल टकराए हुए मिले हैं। ये क्या हुआ, मतलब टकराना हुआ ना, कि दो सुपर मैसिव ब्लैक होल बहुत तेज़ी से, मतलब ये जो इन्हें जो मिली थी ना, वो क्या मिला था, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसको उन्होंने वो चेक करा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेयर कर रही है। उन्होंने ये चेक करा कहीं ऐसा तो नहीं हो कोई पक्षी आकर किसी बाहर से कुछ खराब कर गया हो, अंदर से कुछ खराब कर गया हो, कहीं वैक्यूम ट्यूब्स में कहीं, क्योंकि इन्होंने, हाँ ये दोनों वैक्यूम ट्यूब्स हैं, क्योंकि अगर अंदर एयर रहती तो एयर के मॉलिक्यूल इंटरफेयर करते लेज़र के साथ। दुनिया के सबसे शाइनीएस्ट मिरर, दुनिया के सबसे बड़ा वैक्यूम ट्यूब, सब कुछ एक साथ यहाँ पे थी। ये कितनी लंबी ट्यूब थी पता है, सोचो कितनी लंबी होगी, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर एक लैब में कैसे रख दिया? एक लैब नहीं है ना, जंगल के बीच में बनाई थी ट्यूब। 4 किलोमीटर का एक आर्म, अब मतलब 4 किलोमीटर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ये हमें जब दो चीज़ ये कोलाइड करेंगी, कैसे मिलेंगी, कोलिजन से पहले बहुत तेज़ टकराएंगे और फिर मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इतने करीब ब्लैक होल सिर्फ तब आ सकते हैं जब कोलिजन के जस्ट पहले हो, तब वो इतनी स्पीड गेन करेंगे। हमें क्या मिलेगा कि हमें ग्रेविटेशनल वेव ऐसे फ्रीक्वेंसी के साथ और फिर गायब होते हुए मिलेंगे, मर्ज हो गए वहाँ पर। ये जो ब्लिप है, ये ब्लिप हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि इमीडिएटली मिल जाए। उन्होंने चालू करा और मिल गया, फिर उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए मतलब 15 दिन बाद एक्चुअली उन्हें एक और ब्लिप मिली, और उस ब्लिप को उन्होंने वेरीफाई करा क्या है कि लाइगो सिर्फ यहाँ पे यूएसए ने नहीं बनाया था। यूएसए ने एक्चुअली 2 लाइगोस बनाया 2 जगह पे, एक लुसियाना एक हैनफोर्ड, 2 जगह पे बनाया। एक और लाइगो बन रहा है इटली में, है ना। जब इन्होंने वेरीफाई करा उन सब को भी सेम ब्लिप मिली, तो मतलब इंस्ट्रूमेंट ख़राब नहीं है, हमें वाकई में मिल रहे हैं टकराते हुए ब्लैक होल, और इतने कॉमन है कि हम जब ऑन करते हैं एक टकराता हुआ ब्लैक होल मिलता है। मतलब क्या है कि कितने तो स्टार्स हैं दुनिया में और कितने ब्लैक होल्स हैं दुनिया में, और कितने टकराते रहते हैं हमेशा। मतलब जितना शांत हम सोचते थे स्पेस, वो है नहीं। कुल मिलाकर बात ये है।
है ना। स्टार से वो कैसे बन गए? हाँ, तो मतलब 3-4 चीज़ें एक साथ हो गई। मतलब पहले तो आंखें खुली ये सोचकर कि हाँ आइंस्टाइन 100 साल पहले मैथमेटिक्स से जो प्रेडिक्ट करके गया था ट्रू है। हाँ, ग्रेविटी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, जिसकी वजह से ये सारे कारनामे हो रहे हैं। दूसरा कि दुनिया इतनी शांत है नहीं जितनी हम सोचते थे, हमेशा टकराना चलता रहता है स्पेस में, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये हो गई कि इसके जस्ट बाद इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हम भी करेंगे। क्योंकि अब देखो एक बहुत अच्छी चीज़ होती, हमें कहीं से तो पता लगा कि भाई 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल टकराए और हमारे कुछ आर्म जो हैं वो हल्के फुल्के ये हुए, ठीक है। हमें ये पता लग गया कि मान लो ये वाला आर्म हुआ तो ज़रूर इस डायरेक्शन में कहीं होगा वो स्टार, बट उस डायरेक्शन में हमें हमारी ऑब्जर्वेटरी उस समय कोई नहीं थी, हम एक्चुअली उसको टेलीस्कोप से नहीं देख पाए इस इवेंट को होते हुए, ठीक है। रिसेंट टाइम्स में अब ये हो गया है कि जब हमने लाइगो ऑन करा था उन डायरेक्शन में हमने टेलीस्कोप्स भी रखे हुए थे, तो हमने एक्चुअली वेरीफाई भी कर दिया। बट क्या है कि ये इस डायरेक्शन में भी एक एरर है रेट कि इस पैच ऑफ स्काई में हम किस डायरेक्शन में टेलीस्कोप को एक्चुअली रखें, हमें ये नहीं पता लगता। अगर हमारे पास ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक लाइगो है, अर्थ के दूसरे कोने पे एक और लाइगो है, तो हम और ज़्यादा नैरो डाउन कर सकते हैं ये कहाँ से आया होगा। इसलिए यूएसए ने क्या करा कि इमीडिएटली ये एक्सपेरिमेंट के होने के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बोला कि आप भी अपने यहाँ लाइगो बनाओ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करा, यस वी विल मेक ए लाइगो। कहाँ पे बनाएंगे? हिंगोली एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। एक्सपर्टाइज वहाँ से आएगा, जगह वगैरह हम देंगे, सारा पैसा हम लगाएंगे कंस्ट्रक्ट। हाँ वो ठीक है, ये तो 4 किलोमीटर लंबे 2 आर्म्स बनाने ना हमें, हम थोड़ा छोटा बनाएंगे, हम 2.5 किलोमीटर बना रहे हैं शायद, ठीक है। बट एटलीस्ट क्या है कि रियल ऑब्जर्वेशन यहाँ से आ जाएगी, यहाँ की ऑब्जर्वेशन वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होगी और ये पता लगाने के लिए, नैरो डाउन करने के लिए कि कहाँ पे था वो एक्चुअली, कि क्या कि हमारे टेलीस्कोप हर जगह चलते रहते हैं, उस डायरेक्शन में जो उस रात में टेलीस्कोप होगा हम एग्जैक्टली उसका डेटा चेक करने की कोशिश करेंगे, हमें टेलीस्कोप पे भी कुछ दिखा गया है ना। तो थोड़ा सा साइंस का फ्रंटियर और एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा फिर उससे, है ना। तो यही है। तो लाइगो होता क्या है कि लिखो, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि इट इज़ एन इंटरफेरोमीटर with 2 long arms, ठीक है। लेज़र वैसे क्या होता है? लेज़र व्हाट इज, हाँ सिर्फ इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट। और लेज़र एक्चुअली इसका प्रिंसिपल क्या होता है काम करने का, कि हम क्या करते हैं, एक अब देखो क्या, शायद मैंने किसी क्लास में आपको बताया था कि जो एटम्स होते हैं, ये मान लो न्यूक्लियस है और ये इसके कुछ एनर्जी लेवल्स हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप बिटवीन द एनर्जी लेवल्स दे रिलीज सम एनर्जी और एब्जॉर्ब सम एनर्जी, and whenever the energy is released it is exactly equal to the jump between the energy levels, and because the energy levels are fixed and therefore we always get one single frequency light, हमेशा हमें एक ही फ्रीक्वेंसी जैसी लाइट बार बार मिलती है, ठीक है। विच मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट एक्चुअली बना सकते हैं। अगर किसी सब्सटेंस को, हमने कोई सब्सटेंस लिया और उसको एक्साइट करके, यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, एक्साइट करके रखा, ठीक है, और एक्साइट करके रखा और ये बार बार एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट दे रहा है ना। अब हम बस करेंगे क्या कि ये जो भी फ्रीक्वेंसी की लाइट दे रहा है इसको इतनी बार रिफ्लेक्ट कराएंगे बिटवीन द मिरर्स कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, और फिर यहाँ पे एक जगह पे मिरर को रखेंगे ट्रांसलूसेंट और वहाँ पे हमें लेज़र मिलना शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या करा, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट हद से ज़्यादा एम्पलीफाई करके दे दी। हाँ लाइट एम्पलीफिकेशन होता है, हाँ। तो हमने एम्पलीफिकेशन करके लाइट दे दी। अब यहाँ पे इंटरफेरोमीटर में इसलिए हमें लेज़र की ज़रूरत होती है। क्यों? हम कह रहे हैं कि व्हाट इज़ लेज़र की एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट दे रहा है। इस फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम इस फ्रीक्वेंसी की लाइट के साथ हम इंटरफेयर करेंगे, कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा। आप समझ रहे हैं? एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लेज़र के अलावा कुछ यूज़ ही नहीं कर सकते, है ना। हमने एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट को उसके वो कराना है, इंटरफेयर कराना है, ताकि कहीं पे जब दोनों मिल जाएं तो एग्जैक्टली हमें नो लाइट मिले,
और एग्जैक्टली डबल लाइट मिले। अगर हमने इस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इस फ्रीक्वेंसी के साथ करा दिया तो फिर हमें यहाँ पे अभी भी ट्रफ मिल रहा होगा, यहाँ पे अभी भी क्रस्ट टाइप का कुछ मिल रहा होगा, यहाँ पे अभी भी ट्रफ मिल रहा होगा। समझ रहे हैं, है ना? तो इसलिए लेज़र की ज़रूरत होती है। तो हमने हाई इंटेंसिटी लेज़र यूज़ करी है। दो क्या क्या लिखवाया मैंने? हाँ, एक तो काम करना कि ये डायग्राम बना लो पहले, ठीक है? इसको लिख लो लेज़र, ठीक है? ये है हमारा इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर वो जगह होती है जो कि वो बताती है, मतलब इंटरफेरेंस चेक करती है। ये है हमारी वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है? ये है मिरर्स, ठीक है? जो हमने ये लंबी ट्यूब लिखी है ना, अब इसमें आप ब्रैकेट में वैक्यूम ट्यूब्स लिख देना। सेंटेंस लिखवाया था ना क्या, कि इट इज़ ए विद टू लॉन्ग आर्म्स, ठीक है? ब्रैकेट में वैक्यूम ट्यूब्स। हाँ, वैक्यूम ट्यूब्स नहीं, ये जो टू लॉन्ग आर्म्स है ना, तो लिखवाया ब्रैकेट में वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है? फिर लिखो कि लेज़र लाइट इज पास्ड थ्रू these tubes and made to interfere. इसको आप ना लाइट स्प्लिटर बोल देंगे। ये स्प्लिटर है कि हम क्या कर रहे हैं कि दो जगह स्प्लिट करते हैं लाइट को। तो मतलब इसी लाइट को खुद के साथ ही हम इंटरफेयर करवा रहे हैं, लेकिन दो अलग डायरेक्शन में ले जाकर। ठीक है? तो क्या लिखवाया मैंने? Laser light is passed through these tubes and made to interfere. हाँ, made to interfere with itself. ठीक है? The elongation of one of the arms, one or both of the arms, the elongation of the arms लिख दो, elongation of the arms would create an interference of pattern ठीक है? इंटरफेरेंस पैटर्न होना चाहिए, ऑफ नहीं, है ना? इंटरफेरेंस पैटर्न essentially डिटेक्टिंग ए ग्रेविटेशनल वेव। ग्रेविटेशनल वेव, ठीक है? अब लाइगोज इन द वर्ल्ड लिखो। हमारे पास फिलहाल 5 लाइगो हैं, मतलब 4 लाइगो हैं। एक हाँ, करंटली ऑपरेशनल लिखो, लाइगोज इन द वर्ल्ड करंटली ऑपरेशनल। एक हैंडफोर्ड HAN, हैंडफोर्ड नहीं, हैंडफोर्ड होना चाहिए, HANFORD, हैंडफोर्ड वॉशिंगटन।
यूएसए में वाशिंगटन में है, ठीक है। फिर एक है लिविंगटन, LIVING, लिविंगटन, लुजियाना, LOUISIANA, ये दोनों यूएस में। फिर एक है VIRGO, वर्गो, इटली, ठीक है। ये तीनों एग्जिस्टिंग है। फिर फोर्थ लिखो इंडिया का, लाइगो इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, डब्ड एज इंडिगो, IND, यहाँ पे IND ऐसे लिखना है, INDIGO, इंडिगो, ठीक है। IGO कैपिटल लिखना, IND छोटा, इंडिगो, इंडिगो, USA हैनफोर्ड, लुजियाना, वही सबसे पहले, वही वो ये दोनों सबसे पहले थे, ठीक है। बट क्या कि एक USA के एक कोने में, एक USA के दूसरे कोने में, बट स्टिल द पॉइंट वाज कि दोनों मिलके ये नहीं बता पा रहे थे किस जगह पर है एग्जैक्टली। एक नाइट स्काई का 2% एरिया वो दे रहे थे कि यहाँ पर कहीं वो हुआ है कोलिशन, हमें और ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए। तो हमें अर्थ के दूसरे कोने पे, पहले उन्होंने यूरोप में वर्गो खोल लिया, अभी इंडिया में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि USA और इंडिया एग्जैक्टली अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम जो अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे, वो जो अपनी ऑब्जर्वेशन देंगे, वो अर्थ के ऊपर से तो एटलीस्ट बेस्ट ऑब्जर्वेशन होंगी ये बताने के लिए, ठीक है। तो इंडिगो की फुल फॉर्म है इंडियन इनिशिएटिव इन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, हाँ, अच्छा, अर्थ पे तो हम इतने ही लंबे आर्म्स रख सकते हैं, क्या और कोई तरीका है? हमने ये देख लिया ना कि कितनी अब जो ऑब्जर्वेशन देंगे। वैसे ग्रेविटेशनल वेव अभी तक हम दुनिया को देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है, यही एक तरीका था देखने का। ग्रेविटेशनल वेव दुनिया को देखने का एक नया मेथड मिल गया है, ठीक है, एक नए किस्म का टेलीस्कोप है ये, ठीक है, जो सिर्फ क्या देखता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। वो कहाँ दिखते हैं? वो गैलेक्सी के बीच में होते हैं, कभी कभी स्टार्स में ढके होते हैं, है, दिखते भी नहीं है, उन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं अब, ठीक है। अब हमारे पास जब ये तरीका है तो हमें इसको और मैसिव बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। सोचो हम कहाँ ले जाएं, अब इसको क्या करें इसका कि ये आर्म्स और लंबे हो जाएं। अर्थ पे हम कितने ही लंबे आर्म्स कर देंगे, बाद में कभी ना कभी कर्वेचर ऑफ द अर्थ हमें प्रॉब्लम देगा, ज़्यादा लंबे नहीं कर सकते। बेस्ट तरीका है इसे उठा के ले जाओ स्पेस। मून पे ले जा सकते हैं हम, स्पेस पे ले जा सकते हैं। अब इतनी लंबी सैटेलाइट तो नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि एक बार किसी चीज़ को ऑर्बिट में डाल दिया, वो एकदम फिक्स्ड ऑर्बिट में एग्जैक्टली रहता है। हम क्या कर सकते हैं, हाँ, हम लेग्रांज पॉइंट पे इस पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 5th है हमारा प्रोजेक्ट, उसको लिखो लीसा पाथफाइंडर, LISA, लीसा पाथफाइंडर। हाँ, इट इज़ एन एक्रोनिम। लीसा मीन्स लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना। लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना, लीसा पाथफाइंडर। और ये कहाँ पर हम डाल रहे हैं? लाइगो पे, वो L1 पॉइंट पे, ठीक है। L1 पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, जो स्पेस कर रहे होंगे ना, ये सन और अर्थ के बीच में कहीं आता है। हाँ, नहीं, अभी मतलब नासा और दुनिया के कंसोर्टियम के साथ मिलके करना चाह रहे हैं। अभी सिर्फ प्रोजेक्ट है, हुआ नहीं है, होना है। और होगा क्या कि L1 पॉइंट पे हम 3 सैटेलाइट्स डालेंगे, ठीक है। 3 सैटेलाइट्स क्या करेंगी? एक मिरर का काम करेगी, एक मिरर का काम करेगी, ये लेज़र भी देगी, इंटरफेरोमीटर, सब कुछ यहाँ पर होगा। हम क्या करेंगे, एक लेज़र यहाँ डाल दी, एक लेज़र यहाँ डाल दी, और हमेशा वो परपेंडिकुलर यूँ घूमते रहेंगे। वैक्यूम है, स्पेस है, सस्ता पड़ेगा, इससे सस्ता पड़ेगा L1 पे पहुँचाना। स्पेस पे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और वो सब डिस्टर्ब नहीं करेंगे? हाँ, कर सकती हैं। तो वही उसके लिए बस हमें शील्ड करना पड़ेगा लेज़र को अंदर, अर्थ से कम करेगी। यहाँ तो सिस्मिक वेव तक कर दे रही है कुछ, है ना, ठीक है। चलो, नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी।